बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत के साथ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आपका दिन? गर्मियाँ हैं, गर्मियों का मौसम जो है ना वो बड़ा, इस टाइम गर्मियाँ मुल्तान में तो शदीद तरीन पड़ती हैं, आपको पता है, तो उसमें आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हम हमेशा अपने शो में यही बात करते हैं कि आपकी जो सेहत है, हम लोगों की जो सेहत है वो बड़ी जरूरी है। अगर सेहत अच्छी होगी तो हम कोई काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे, और अगर हम अपनी सेहत का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर किस तरह हम अपनी चीजों को मैनेज कर सकेंगे। तो लिहाजा आपने अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, गर्मी से बचना है, स्पेशली इस मौसम में जितना हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की जो है कमी हो जाती है, उसके लिए आपने बहुत ज्यादा अच्छे फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं और इस तरह की ग़िज़ा खाएं जो आपको तवानाई दे और आपको सेहतमंद रखे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जी बैरिस्टर आसिफ रफीक रजवाना साहब, रहनुमा नून लीग से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी उज़मा खान, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको पता है कि आज जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बड़ा कलरफुल सा, ये है जी रीत रंग एलबाइस का। आप उनकी बुटीक पर जाकर विजिट कर सकते हैं। समर कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है, जाएं और अपने जो है वो समर को एंजॉय करें। और इसके साथ ही अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, आज नेकी की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दौरे जदीद में जो एक सबसे बड़ा नुकसान इंसान ने अपना किया है वो ये है कि इंसान का दूसरे इंसान से ताल्लुक कमज़ोर हो गया है। यानी अगर आप एक कमरे में भी तो बैठे होंगे तो वहाँ पर भी जितने लोग हैं वो अपने अपने मोबाइल में मसरूफ़ होंगे, आपस में कोई गुफ्तगू, कोई कलाम, कोई आपस में हंसी मजाक कुछ नहीं हो रहा होगा, हर कोई अपने मोबाइल पर मसरूफ़ होगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें इस्लाम सिला रहमी की तालीम देता है। सिला रहमी यही है कि आप एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखें, अपने रिश्तेदारों के साथ, और जो ख़ास तौर पे करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ उनके हुकूक़ को अदा करें, और जो आप पर अल्लाह ताला ने लाजिम किया उनका आप ख्याल करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम आज दौर हाजिर में इतने मसरूफ़ हो गए कि हमारा ताल्लुक़ आपस में कमज़ोर हो गया, बल्कि एक दूसरे से कट गया है हमारा ताल्लुक़। अच्छा, बात बड़ी, हमेशा हमें रोज जो है वो नेकी की बात में एक अच्छी बात सुनने को मिलती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम वाकई इतने मसरूफ हो चुके हैं अपनी जिंदगियों में कि हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाते, जो एक दूसरे के राइट्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। तो कोशिश किया करें, एक दूसरे का ख्याल रखा करें, मोहब्बतें बखेरा करें। जो आजकल हमारे रवैये जो हैं वो बहुत ज्यादा तल्ख होते जा रहे हैं, तो उनमें जरा कमी लाएं और दिलों को साफ करना सीखें। सबसे पहले तो, अच्छा मैंने बैरिस्टर कह दिया था, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये इंजीनियर एंड एडवोकेट हैं और मैंने बैरिस्टर कह दिया था, ठीक है जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या चल रहा है आजकल? आजकल चल रहा है जी अपना सियासत का थोड़ा सा तेज़ी आई हुई है, उसमें अपकमिंग जनरल इलेक्शंस का माहौल बन रहा है। अब ये देखते हैं कि कब होते हैं, इस साल होते हैं, अगले साल होते हैं, लेट्स सी, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अभी हुकूमत आई है तो आपकी, तो फिर उसके हवाले से भी थोड़ा सा जानेंगे ना। जी बिल्कुल। क्या रिएक्शंस हैं? रिएक्शन की बात यह है कि हम तो इस टाइम से मुल्क को सुधारने आए हैं। जो इमरान खान साहब या पिछली हुकूमत ने जो भी किया है इस मुल्क के साथ, जो उन्होंने माशी बदहाली की है, और जिसका कहा जाता है कि जगह जगह लैंड माइंस प्लान बिछाई गई, जब उनको पता चला कि पिछले जून से कि अब हमारा वक्त गिना जा चुका है, अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे गिरे हैं, किसी ने नहीं गिराया। उनके साथ जो इत्तेहादी भी थे वो उनकी परफॉर्मेंस से नाला थे। मुल्क में मईशत का जो बुरा हाल हुआ उनकी परफॉर्मेंस से हुआ, महंगाई बेरोज़गारी का जो आलम हुआ है और आज भी जहाँ है उसी वजह से ये भी रिपल इफेक्ट आ रहा है। तो हम तो इस टाइम आए हैं सिर्फ कि उसको कम से कम मुल्क को चलाने जितना स्टेबल कर लें, और उसके बाद ताकि हम इलेक्शन में जाएँ और उसके बाद जो आने वाली हुकूमत उसके लिए निस्बतन आसानी हो। तो ये मकसद है कि हम गरीब आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ दे सकें, इसी मकसद से हम आए हैं। तो आपकी क्या एक्टिविटी चल रही हैं? आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मैं यहीं मुल्तान शहर से जो है लास्ट टाइम भी एमपी का कंटेस्ट किया था PP 214 से, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के लिए भी हम तैयार हैं भरपूर, और हम यहाँ से मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह कामयाब कराएंगे और भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। हम हल्के में
भी रहते हैं और लोगों के मसाइल भी सुन रहे हैं। और हमें पता है कि लोगों के जिस तरह के मसाइल हो गए हैं, पहले तो कुछ थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती थी, सेविंग तो दूर की बात है, अब तो खाना ही मुश्किल हो जाता है, 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे। महंगाई भी तो देखिए ना कहाँ पहुंच गई है। बिल्कुल यही अलमिया है, यही अलमिया है कि उसके लिए कि उसका सद्देबाब ही नहीं किया गया। उसको कभी सीरियस नोट पे इमरान खान ने सोचा ही नहीं। वो कंटेनर पे चढ़े थे, वहीं से वज़ीर-ए-आज़म बने, दोबारा कंटेनर पे ही रहे और अब भी उधर ही हैं। वो बेस्ट अपोजिशन लीडर हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते बस। सही। अच्छा, उज़मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा, आपसे जानते हैं क्या आजकल चल रहा है, स्किन के हवाले से थोड़ी सी आपसे बात करेंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो हम अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं? थैंक यू सो मच एंड दिस इज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गर्मियों का मौसम है और हम कैसे अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अच्छा स्किन केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास अच्छा स्किन केयर है, उसके लिए आपके पास बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, डे एंड नाइट क्रीम होनी चाहिए, आपके पास टोनर होना चाहिए, और उसके बाद मेकअप के हवाले से आपके पास बहुत अच्छी फाउंडेशन एंड प्राइमर वगैरह होना चाहिए। गर्मियों के हवाले से जो क्रीम्स हैं वो सुबह के टाइम क्या होता है कि हम लोग, अगर हम वर्किंग वुमेन्स हैं तो हम आउटसाइड जाती हैं और उसमें हम बहुत ज़्यादा हीट में एक्सपोज होते हैं। तो सन ब्लॉक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और मॉइस्चराइज़र में आप देखें कि आपके जो पसीने को भी थोड़ा सा कंट्रोल रखे, उस तरह के इंग्रेडिएंट्स को आप देखें। समटाइम हम ये सोचते हैं जैसे हाइड्रेशन एंड पसीना ऑयल जो हमारी स्किन से निकलता है वो टू डिफरेंट थिंग है। बट द थिंग इज़ आप ये सोचें कि जो ऑयल है उसको हमने कंट्रोल भी करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन हमने हाइड्रेशन भी रखनी है। उस हाइड्रेशन के लिए हमें गुड मॉइस्चराइजर भी चाहिए। ठीक है। और गर्मियों के हवाले से मेकअप ज़रा थोड़ा सा थिन लेयर यूज़ करें, पाउडर यूज़ करें। प्राइमर इज़ रियली गुड बिकॉज प्राइमर जो है वो पहले मॉइस्चराइजर के बाद आप प्राइमर लगाएं और उसके बाद फिर आप फाउंडेशन लगाएं। सो व्हाट प्राइमर डज कि वो कंट्रोल कर लेता है ऑयल को और आपकी फाउंडेशन को मतलब गिरने नहीं देता। मतलब जैसे हाँ होता है समटाइम गर्मियों की वजह से आपकी बेस खराब हो जाती है, तो उसके साथ जो है प्राइमर जो है वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समर एंड विंटर, बट समर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन ब्लॉक कितना बेनिफिट है? इट इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज राइट नाउ हम जो लिव कर रहे हैं ऐसे पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में जिसमें ओजोन लेयर भी बहुत थिन है, तो जो है हमारी स्किन को बहुत डैमेज करता है सन। इवन आप ये देखें कि आप बादल जब होते हैं ना तो हम लोग ये सोचते हैं कि आज तो सन नहीं निकला हुआ तो हम चले जाते हैं सन ब्लॉक के बगैर, बट इट्स नॉट ट्रू। जब बादल भी होते हैं स्टिल आपको सन डैमेज करता है आपकी स्किन को। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें अंडर द मॉइस्चराइजर। ठीक है। मॉइस्चराइजर जो है वो बहुत सारी स्किन ऐसी होती है, जैसे ऑयली स्किन है तो उसके लिए मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है? एब्सोल्युटली यस। बहुत होता है कि आप ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है बिकॉज द थिंग इज ऑयली स्किन के हमारे सिक्रेशन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं तो हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। और हाइड्रेशन एंड जो ऑयल है वो 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। वो जब आपकी हाइड्रेशन, जैसे हाइलोरॉनिक एसिड है एक बिग इंग्रेडिएंट है जो कि आजकल बड़ा पॉपुलर है, आपने भी सुना होगा, हर स्किन केयर में बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ हो रहा है। तो वो भी बहुत, वो क्या करता है, वो हाइड्रेशन देता है। हाइड्रेशन एग्जैक्टली प्लम्प अप स्किन करती है। और जो हाइड्रेशन है वो ऑयल को भी कंट्रोल और वो सेट रखती है आपकी स्किन को। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि अभी इस मौसम में जो है ना आपको डबल करनी पड़ जाती है। एक तो यहाँ पे गर्मियों की वजह से ना मट्टी आंधी, जैसे कल रात भी जो है वो मौसम बड़ा ऐसे गर्द आलूद सा ही था, तो उसमें आपको स्किन का ख्याल जो है वो बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली लिविंग इन मुल्तान में हमारा ब्यूटीफुल सिटी मुल्तान, आई लव मुल्तान, लेकिन इसमें गर्द आलूद this तरह की pollution little bit more है than लाहौर and you know over there as well, but here more मट्टी है, बहुत ज़्यादा मट्टी जो है ना डस्ट आती है तो वो क्लॉग कर देती है आपके pores and stuff को। तो अगेन फेशियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन एवरी 28 days इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फेशियल के हवाले से भी आपसे जानेंगे। अच्छा आसिफ साहब, आप ये बताएं सियासत में कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो ये जानते हैं ना, कैसे शौक था आपका आने का? बेसिकली हमारे ख़ानदान में भी ये बुजुर्गों ने भी की और हम अपने एक माहौल भी देखते रहे इर्द गिर्द। बचपन से एक शौक़ था लोगों की खिदमत करने का, खिदमत के जज्बे से आए हैं और इंशाल्लाह मकसद भी ये कि दुखी इंसानी की खिदमत करें, गरीब तक पहुँचें, उसकी खिदमत करें और अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने शहर की बेहतरी के लिए और इवेंचुअली पाकिस्तान की बेहतरी। तो इलेक्शन की तैयारियां कैसी हैं आपकी? जोरों शोर से? इलेक्शन की बिल्कुल तैयारियां हैं जी, जब भी हो हम तैयार हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारी से हैं।
अच्छा, आर्टिकल 63 पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, बिल्कुल जी, वो सुप्रीम कोर्ट की राय है, हम उसका एहतराम करते हैं और उसका जो भी आगे कानूनी प्रोसेस होगा गालिबन हाई कोर्ट में जाया जाएगा। उसके ऊपर हाई कोर्ट अपनी रूलिंग देगी कि जो इलेक्शन हुआ है क्या इस फैसले का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि नहीं है। मीन्स के बैकवर्ड जो इलेक्शन हो चुका है, इट्स अ डन थिंग, तो क्या उस पर इफेक्ट होगा या आने वाले फर्दर इलेक्शंस पे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। तो उसके लिए पहले तो हाई कोर्ट उस पर अपनी एक रूलिंग देगी, उसके बाद देखा जाएगा। अगर पीछे इफेक्ट नहीं हो, इफेक्ट होता है दैट सेपरेट थिंग। अगर इफेक्ट नहीं होता फिर तो ये हुकूमत चलती ही रहेगी और चलेगी। एज ऑफ टुडे चीफ मुस्लिम लीग नून की ही मियां हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं और स्टेटस को ही रहेगा, क्योंकि एग्जेक्टिव ऑलरेडी एक क्राइसिस है पंजाब में, गवर्नर का क्राइसिस है। आप देख लें उन्होंने कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किए, सदर ने किए। सदर को फेडरेशन की अलामत होता है, गवर्नर भी और सदर भी। मेरे वालिद साहब भी गवर्नर रहे। हमारी जब हुकूमत गई तो हमने वक्त से पहले खुद ही रिज़ाइन कर दिया ताकि हम किसी आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा ना करें। तो बात यह है कि उन्होंने जब ये काम किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तब कानून उनके नज़र में नहीं था। यही सुप्रीम कोर्ट था, उस पर इतनी शदीद तनकीद की, कल शाबाश दे रहे हैं उनको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हम भी फैसले आते हैं, हम भी उसको मनान तस्लीम करते हैं। कानून है, आइन से कोई इन्हाफ नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मदर ऑफ एवरीथिंग। तो इसके अलावा बात यह है कि अब अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, मतलब पिछले इलेक्शन पे इफेक्ट होता भी है, तो उसमें भी आज भी जो है तमाम इत्तेहादी मिला के, हमारे साथ जैसा पीपल्स पार्टी है या आज़ाद अरकान मिला के, हमारी उसके बावजूद अदली अक्सरियत, अगर 25 अरकान इलेक्शन कमीशन उनको डिस्क्वालीफाई कर दे फॉर एग्जाम्पल आज, तो फिर क्या होगा। उसके बावजूद भी नून लीग की अक्सरियत ज़्यादा है और कानून भी यही कहता है कि जब अगर हाउस पूरा कंप्लीट ना हो तो जो करंट आपके जो पार्लियामेंट में जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें से जिसने मेजॉरिटी ले ली, फर्स्ट टाइम एक इलेक्शन हो गए 50% से ज़्यादा नहीं हुआ, पॉसिबल ही नहीं, किसी के पास नहीं है, तो सेकंड राउंड में ये होता है कि जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, जिस नून लीग की ज़्यादा है, तो वो चीफ मिनिस्टर ही वो डिक्लेयर होगा। तो लिहाजा उस कंडीशन में भी जो है ना नून लीग का ही चीफ मिनिस्टर बनता है। तो किसी खाम ख्याली में ना रहें ये बाकी लोग, तो ये हुकूमत भी चलेगी और इंशाल्लाह जैसा कल तमाम इत्तेहादियों ने भी कहा कि हम इसको इंशाल्लाह अगस्त 2023 तक मुकम्मल करेंगे ताकि मुल्क मुस्तहकम हो सके। इस टाइम जो खजाने में देख लें उन्होंने जितना दिया 10-11 अरब के करीब अमाउंट है, तो उसमें से 3 अरब के करीब तो हमें यूएई ने रख के दिया हुआ है, वो भी एक सब एज अ डिपॉजिट है, वी कैन नॉट यूज इट। नंबर 2 हमारे चाइना का भी गारबन इतनी अमाउंट है, ये निकालना तो मुल्क में तो कुछ पैसा ही नहीं रहता, अब डिफॉल्ट हो सकता है खुदा न खास्ता। तो बड़ी संगीन सूरत हाल है। इन्होंने जब इन्हें पता चला कि हम जा रहे हैं तो इन्होंने जान के प्लान के, इमरान खान तो वैसे भी यही चाह रहे थे कि या मैं रहूं तो सब कुछ रहे, खुदा ना खास्ता मेरा कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे मुल्क की कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान की मशहद चले ना चले, मुल्क डिफॉल्ट कर जाए ना करे, इदारे आपस में लड़ते रहें या उन पर तनकीद करते रहें, लेकिन मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं तो सारा खेल ही बिगाड़ दो। अच्छा, आप नहीं समझते आसिफ साहब, जब भी जो भी हुकूमत आई, जो भी नई हुकूमत आई, उसने पुरानी हुकूमत को बहुत बुरा भला कहा, ठीक है। आप पीपल्स पार्टी को उठा लें तो वो भी जब भी वो अपनी हुकूमत में थे वो कहते थे हम बहुत अच्छे हैं, जब नून लीग आती है तो उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छे हैं। ग्रेजुअली जाते जाते अब वाकई इस पॉइंट पे आ गए हैं कि खुदा न खास्ता श्रीलंका वाली पोजीशन हो जाए। आपके सामने फैक्ट्स है, मैंने आपको बड़े आसान बता दिया कि हर किसी को पता है। अब जिस तरह से उन्होंने जब उन्हें पता चला जा रहे हैं तो उन्होंने पेट्रोल डीजल की प्राइसेस जान के रोक दी, सब्सिडी देना शुरू कर दी ताकि जो है ना जो अगली हुकूमत है वो उसके खाते में जाए। भाई पॉलिसी आपकी, आपने इकॉनमी चलानी थी, आप कंटेनर से नहीं उतरे, आप नैब से बाहर ही निकले, लगता था शायद डीजी नैब भी आप ही लगे हुए हैं गालिबन, तो ए बी टीम क्या एक ही टीम सब चल रहा था। तो इस तरह से चीजें चलती रही हैं। आप तवज्जो देते मैशत चलानी है, गरीब को किस तरह रिलीफ देना है उस तरफ तवज्जो नहीं दी आपने, सिर्फ यही किया है कि अपने मुखालफिन को किस तरह जेलों में डालना है और कोई मकसद नहीं था उनका। अब जब जा रहे थे उन्होंने कहा ऐसा कुछ कर दो कि पाकिस्तान चले ना चले, गाना खास्ता बस मैं हूं तो सब कुछ है वरना नहीं है, तो ये पॉलिसी से तो मुल्क नहीं चलता। ये हकीकत है कि मैशत इस टाइम पे हर आम खास बंदे को पता है कि मैशत की बदहाली है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल। और फिर IMF से सब ने लोन लिया, मुल्क के हालात ऐसे थे, लेकिन जितना इन्होंने लिया 70 साल का कर्जा, उनका कर्जा देख लें कितना है। ये तो फैक्ट्स है ना। वो ठीक है, ये आसान नैरेटिव है जी पिछली हुकूमत, सब इसी तरह कहते हैं जी पिछली हुकूमत, लेकिन इनका तो फैक्ट है, ये तो इनके सारे रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं। कोई एक चीज़ में देख लें जिसमें उन्होंने कर्जे की बात है, उनकी
आप देख लें कि इकॉनमी की क्या पोजीशन है, इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है, एक्सपोर्ट्स में, और अक्सर आदादोशुमार उनके पिछली दफ़ा भी स्कैंडल आया कि उनके फेक थे आदादोशुमार। तो इस तरह की रिपोर्ट जाली जारी कर देना जिसकी तस्दीक ना ब्लूमबर्ग ने, BBC ने भी लास्ट ईयर रिपोर्ट की तस्दीक नहीं की थी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब मुल्क के साथ मुखलिस रहेंगे तो अवाम भी आपके साथ मुखलिस होगी। तो लिहाजा ये जो खोखले नारे हैं ये ज़मीन बोझ होने हैं, और ये इनका जो भी था लोगों ने देख लिया कि इनकी क्या कैपेसिटी थी। ये क्रिकेटर है, क्रिकेट ही खेल सकते हैं, या मैक्सिमम इनको PCB का कोच लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा इनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। सही। अच्छा ये बताएं, जिस तरह हम मैशियत की बात कर रहे हैं, अभी पेट्रोलियम की मसनूआत भी और पेट्रोल ना की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया गया है, तो उस पर मैशियत का पे और मजीद कितना बर्डन पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखें, एक तो आलमी कंडीशन भी है कि यूक्रेन की, रशिया की और ये सारी जो वॉर्स हो रही हैं उससे भी एक क्राइसिस आया। फिर उसके बाद खैर से पहले ही बात की कि जो इमरान खान को जब पता चला तो उन्होंने इन चीज़ों को होल्ड कर दिया। अब उसके बाद IMF से इन्होंने कमिटमेंट्स की हुई थी, वो पूरी नहीं की। अब वो जो चीज़ें इन्होंने कंप्लीट करनी थी वो हो ही नहीं, सारी बात है, हमने उसको कोशिश करनी है करने की। तो पूरी मामला तो मुश्किल हैं, लेकिन इंशाल्लाह मिल के देखें। इस टाइम जो हुकूमत भी बनी है वो कोई ये नहीं है कि कोई इलाहाक या कुछ, वो ये है कि ये वो लोग हैं जो पूरी फेडरेशन की नुमाइंदगी करते हैं। आप बलूचिस्तान से देख लें नुमाइंदगी है, आप सिंध से देख लें नुमाइंदगी है, आप पंजाब से देख लें नुमाइंदगी है, आप KP से देख लें नुमाइंदगी है। तो तमाम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी है। मसलन इस टाइम एक कौमी हुकूमत है जो वाकई से उसका मकसद है इस मुल्क को और अपने पैरों पे कुछ तो खड़ा कर दें ताकि चलने जितनी हो जाए। हमारा पाकिस्तान है, ये सुखी होगा, आबाद होगा तो हम सब होंगे। हमें पाकिस्तानियत देखनी है अपने साथियात से बाहर रह के, यही हम चाहते हैं, यही हमें तो थी पिछली हुकूमत से, यही हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे। क्योंकि आवाम तो यही चाहती है ना कि जो भी हो बेहतर हो, हम लोगों को रिलीफ मिल सके, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। गरीब का तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, उसको तो बेचारे को हर कोई अपने ही नारे लगा के और किसी ना किसी लगा के जो है ना कह देता है। इमरान खान साहब सारा दिन खड़े होते हैं कंटेनर पे, एक जगह दूसरी जगह। कहीं आप बताएं स्पीच में उन्होंने कहा मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने मुल्क के लिए ये किया, मैंने गरीब के लिए ये किया, मैंने इस मुल्क की मशर के लिए ये बेहतरी की? उस पर कोई बात नहीं है। बस वो उसी जहाँ से शुरू हुए थे 20 साल से वहीं पे ही खड़े हैं। वो बैक टू स्क्वायर वन ही होते हैं, उससे बाहर कभी निकले ही नहीं है। तो हमारे लिए बस आना कि हम भी उसी तरह शुरू हो जाएं, अपने के बजाय उनके ऊपर शुरू हो जाएं जी, अपना उनके नहीं। ने भी तो बड़े जलसे किए हैं माशाल्लाह, अभी तक कर भी रहे हैं। देखिए जलसे तो एक सियासी जमात की एक ऑक्सीजन होती है, वो किए जाते हैं, लेकिन साथ जलसे में भी आप अपनी आगाही देते हैं कि मैंने किस तरह से मुल्क के लिए आपके लिए बेहतरी की है, गरीब आवाम तक क्या पहुंचाया है। मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है पाकिस्तान में बेहतरी आई है, सबके सामने, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप डेवलपमेंट देख लें, आप दहशतगर्दी का अनफॉर्चुनेटली दोबारा से एक थोड़ा सा बढ़ता अभी देखें ना, अभी कराची में फिर जो है वो धमाके होना स्टार्ट हो चुके हैं और वो अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। मीन्स ये कि 5-4 साल में जो पीछे था, जो पहले मियां आशिफ साहब ने ज़रबे अज़ब किया था हमारी पाक अफवाज के साथ मिल के, तो एक स्वीप ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद ये है कि अब 4 साल में बहुत सुकून था, 4 साल में कॉन्टिन्यूटी रहती है उसकी कि ऐसे कहीं पे कोई अनासर मिले तो वहीं पे उसका सद्देबाब किया जाता है। वो नहीं हुआ, होगा तो ही ऐसा गालबन हो रहा है। लेकिन अगेन वो पीछे की बात नहीं है, हमें उसको करना चाहिए, उसको कंट्रोल करें और करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, जो भी हो हमारे मुल्क में बेहतर हो। अच्छा, हम फेशियल की तरफ भी आते हैं, आपसे उसमें जानेंगे कि फेशियल कितना जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कोई फेशियल का कोई इतना खास नहीं है, ठीक है आप अपनी स्किन की केयर करें तो फेशियल कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं मोर देन 25 ईयर्स इस बिजनेस में हूँ और मैं बहुत एम्फोसाइज करती हूँ फेशियल एवरी मंथ कराने में। उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न क्या है कि एवरी 28 डेज हमारी स्किन जो है ना वो शेड करती है और नई स्किन रिजुविनेट होती है। अगर आप फेशियल नहीं कराएंगे तो वो स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स हैं वो जमा होते जाएंगे और आपकी स्किन ब्रीथ भी नहीं करेगी और आपकी स्किन जो है ना वो कोलेजन भी स्लगिश हो जाएगी और आपका जो है फेस वो डल होना शुरू हो जाएगा। फेशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी मंथ। तो उसका क्या आप घर में भी कर सकते हैं फेशियल, या आपको सैलून में जाना ही मस्ट है? क्योंकि बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो सिर्फ इसी वजह से नहीं जाती कि बहुत मसरूफियात की वजह से कि सैलून का टाइम नहीं मिलता, और घर में भी अक्सर मोस्टली उनका कि टाइम नहीं मिलता, क्या करें?
क्या क्या तरीकेकार होना चाहिए? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो औरत है वो बहुत गिवर है, बहुत ज़्यादा सर्विस है उसकी घर के अंदर, बच्चों की देखभाल। वो अपने आप को फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड प्रायोरिटी रखती है, पहले उसका हस्बैंड, देन किड्स एंड देन हरसेल्फ। सो उसके लिए मैं उनको इनकरेज करूंगी कि देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो घर के होम बेस्ड फेशियल्स बना रहे हैं। उनमें कई कंपनीज हैं, जैसे उन्होंने 6 स्टेप फेशियल्स बनाए हुए हैं, और 6 स्टेप में आपको क्लिनजिंग है, फिर स्क्रब है, फिर टोनर है, फिर मसाज है, फिर मास्क है, फिर सीरम है। सो आप लुक करें कोई गुड कंपनी से जो कि आपको फेशियल जो है वो पैकेज जो घर में प्रोवाइड है, एंड दैट्स बेस्ट, क्योंकि आप उसका इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हैं बिकॉज इट्स इन योर हैंड, और आप देख सकते हैं उसके रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया इज अ बिग ह्यूज टूल राइट इन दीज डेज। तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस कदर इसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, और ये कंपनी जो बना रही है वो रेपुटेबल कंपनी है। और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर में ही फेशियल करें वंस इन अ वाइल। आप एक लग्जरी के लिए कि जाकर आप करा सकते हैं। लॉट ऑफ वीडियोस भी आप देख सकते हैं उस कंपनी की, जो कंपनीज इस तरह के फेशियल्स देती हैं मार्केट में, वो काफी सारा सोशल मीडिया के ऊपर पुट करती हैं कि हाउ टू यूज इट। इट्स वेरी इजी, इट्स इजी, कोई हार्ड नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं बहुत एम्फसाइज करूंगी कि एवरी मंथ फेशियल आप जरूर करें। उससे आपकी स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। आपकी जो आप पूरा मंथ अगर आप काम कर रहे हैं या घर में भी हैं तो एक डल हो जाती है स्किन, आपकी डस्ट भी पड़ी होती है, रफ हुई हुई होती है, तो उससे है आपकी स्किन जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा, हाइड्रा फेशियल जिस तरह आजकल बहुत ज्यादा इन है, वो कितना जो है फायदा देता है? अच्छा, अब मैं हाइड्रा फेशियल के बारे में थोड़ी सी एजुकेशन देना चाहती हूँ। हाइड्रा फेशियल एक मशीन से होता है। उससे पहले मतलब एक दिस इज अ बिग एजुकेशन फॉर द पीपल कि उससे पहले जब आप जाते हैं, आप कंसल्टेशन कराते हैं, आपको ब्यूटिशियन कहती है कि हाइड्रा फेशियल इज रियली गुड, सो आप सैलून में जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको सिर्फ मशीनों के साथ ही सेटिस्फाई किया जा रहा है कि आपकी पहले प्रॉपर क्लिनजिंग हो रही है, आपका पहले प्रॉपर स्क्रब हो रहा है, आपके पहले प्रोडक्ट्स जो रेप्यूटेड पर्सन आपके लिए यूज कर रहा है। उसके बाद क्योंकि हाइड्रा फेशियल एक वॉन्ड से लेकर जो आपको उसके अंदर जेट है, लाइक देयर इज अ वाटर इन द वॉन्ड, जो आपको डीप इन्फ्यूज करता है। बट अगेन मैं बहुत ज्यादा इस बात पे एम्फसाइज करूंगी बिकॉज ऑफ माय बैकग्राउंड इन ब्यूटिशियन इज, यहां पर जब आप हाइड्रा फेशियल के लिए जाएं, पहले आप ये पूछें उनसे कि आप जो प्रोडक्ट हाइड्रा फेशियल के अंदर यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एलोवेरा है, एलोवेरा जेल है। इफ एलोवेरा जेल इट्स नॉट कॉस्ट अ बिग ह्यूज 7,000, 10,000, 15,000 नहीं, क्योंकि बड़ा कॉस्टली है। एब्सोल्युटली, आप जो है उनसे ये पूछें, क्योंकि वेरी बिग पॉइंट ये है कि हाइड्रा फेशियल के साथ उनको हाइलुरोनिक एसिड आपको इन्फ्यूज करना चाहिए। देखो, इस पे मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही है 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम स्किन पे भी बात कर रहे हैं, साथ हमारे साथ जो है आसिफ रफीक साहब भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ जी ब्लैक रोज हेयर कलर भी मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है ग्रे हेयर्स को कलर करना, और बहुत सारे लोग ये कलर जो है वो यूज भी नहीं कर रहे होते, सिर्फ इसी डर की वजह से कि ग्रे हेयर जो है कवर करते हुए कहीं आपकी स्किन डैमेज ना हो जाए। तो डरने की जरूरत नहीं है, ब्लैक हेयर रोज कलर जो है वो आपके लिए बड़ा अच्छा है, ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता। इसकी जो खासियत है वो ये है कि अमोनिया फ्री है, तो आप बिला झिझक जो है अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं ब्लैक रोज हेयर कलर से, उनको कवर कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं जो आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, ब्लैक है। तो ये ऐसे कलर्स हैं जो आप अपने बालों पे यूज कर सकते हैं, ग्रे हेयर्स को कवर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप इसको ऑनलाइन भी, इनकी वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप ये प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। ये है जी ब्लैक रोज हेयर कलर के हवाले से बात हो गई। अच्छा, हम बात कर रहे थे फेशियल के, हाइड्रा फेशियल के हवाले से जी। सो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, उस चीज को एजुकेशन देने के लिए पब्लिक को, कि हाइड्रा फेशियल के साथ आप देखें कि आपको हाइलुरोनिक जेल हाइड्रा फेशियल की मशीन में डाल के यूज की है उन्होंने कि नहीं की। अगर उन्होंने हाइड्रा फेशियल के साथ हाइलुरोनिक जेल यूज किया है, उसके रियली एक्सीलेंट रिजल्ट हैं। बिकॉज मैं एक छोटी सी वो बता दूं कि एवरी मॉलिक्यूल ऑफ हाइलुरोनिक एसिड
पिक्स अप 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक हाइलोरॉनिक का मॉलिक्यूल जो है वो 1000 मॉलिक्यूल्स को पिक करता है। तो जस्ट थिंक करें, समटाइम पीपल दे थिंक कि भाई वो मुझे कहते हैं कि भाई मतलब जैसे अब हम क्रीम में हाइलोरॉनिक यूज करते हैं, बिसाइड द हाइड्रोफेशियल एक बात है कि वो कहते हैं हम क्रीम यूज करते हैं हाइलोरॉनिक, आप कहते हैं कि 1000 जो है मॉलिक्यूल्स वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइलोरॉनिक पिक अप 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वो वाटर कहाँ से आएगा? क्योंकि हम तो क्रीम यूज कर रहे हैं, वो वाटर इन्वायरमेंट से आता है, वो वाटर आपकी बॉडी के अंदर है। तो अगर क्रीम भी यूज करें वो भी हाईली इफेक्टिव है, लेकिन अगर हाइड्रोफेशियल के मशीन के साथ आप हाइलोरॉनिक यूज करें, इट विल बी ह्यूज डिफरेंस। आपकी स्किन प्लम्प अप हो जाएगी, आपकी लाइंस डिसअपियर हो जाएंगी और आपको फ्रेशनेस की वेरी डूई फीलिंग होगी। सो इट्स अ गुड टू गेट इट डन हाइड्रोफेशियल, बहुत गुड है। बट अगेन उसके साथ राइट प्रोडक्ट जो है ना, आप मेक श्योर करें जिस भी सैलून में जाएं आप उनको राइट प्रोडक्ट आस्क करें, अगर उनके पास वो है इट्स द बेस्ट वन। अदरवाइज जो है वो ना, अदरवाइज नहीं आप करा सकते हैं। वो मैंने क्योंकि एक दो सैलून्स में यहाँ से पूछा, आप करा तो सकते हैं। वो जो है क्या कहते हैं सम जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा इज गुड फॉर यू, इट्स सूदिंग फॉर यू, इट डज रियली मतलब गुड वंडर करता है स्किन के साथ, लेकिन एज कम्पेयर टू हाइलोरॉनिक वो जरा नीचे है। हाइलोरॉनिक इज द बेस्ट वन। सो पब्लिक को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप हाइड्रोफेशियल कराने के लिए जाएं, मेक श्योर दैट दे आर यूजिंग द वेरी गुड कंपनी हाइलोरॉनिक एसिड विद हाइड्रोफेशियल। हाँ, क्योंकि स्किन के साथ आप पंगे नहीं ले सकते वरना वो पंगे बड़े महंगे पड़ जाते हैं। सामने हो रहे होते हैं जिस तरह ब्यूटी क्रीम्स हैं मर्दातों में। वैसे मर्द हजरात भी वैसे पीछे नहीं है। आपने भी कभी मैंने अपनी शादी पे जिंदगी में एक दफा फेशियल कराया था, तो आप देख लें हम कितने पीछे हैं क्या है। क्योंकि आजकल तो मैं देखती हूँ कि जैसे आप हमारी यंग जनरेशन है माशाल्लाह, उसमें वो लड़के भी जो हैं वो आगे है, अवेयरनेस भी कह लें या इसको कह लें, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, चेंज है। अच्छा, पहले होता था बहुत कम सैलून होते थे मर्द हजरात के लिए, अब तो आपको जगह जगह जो है वो सैलून नजर आएंगे आपको। बिल्कुल, हेयर स्टाइल उसके भी बड़े ट्रेंड्स आ गए। हाँ, आजकल हेयर स्टाइल बड़े। मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहती हूँ फॉर द गाइज, यू नो कि जो मर्द हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर you know of our world. औरत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, she wanted to look beautiful and stuff, but you have to understand that कि मर्द बेचारा कितना स्ट्रेसफुल जिंदगी गुजार रहा है। you know वो कमाता है, सारा दिन आउटसाइड रहता है, सारा दिन मोर पॉल्यूशन में रहता है एंड स्टफ, उसको भी उतनी ही केयर चाहिए एस्थेटिकली जितनी वुमन को चाहिए। लेकिन वो बड़ा कहते हैं ना, टाइम नहीं मिलता। मर्द टाइम नहीं मिलता, या टाइम नहीं मिलता, जिनको मिलता है उनको शायद और किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह इस पे बात हम मजीद भी करेंगे, IMF के हवाले से भी थोड़ा सा जानेंगे कि अब किन शराइत पर जो है वो कर्जा लिया जा रहा है। देखिए, शराइत तो वही हैं जो कमिटमेंट्स इमरान खान साहब ने की थी, उससे बाहर तो नहीं जा सकते। उनको सिर्फ इस टाइम ये फियर है कि क्या ये गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है कि नहीं रहती, क्योंकि कोई भी किसी को कर्ज दे, सीधी बात है हकीकत में तो कर्ज ही है, तो वो ये देखता है कि क्या ये तसलसल रहेगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी, जिनको हम दे रहे हैं ये लोग अवेलेबल रहेंगे, ये कब तक रहेंगे। ये नहीं कि जो आएगा, जो जिसको पता होगा, जैसे इमरान खान साहब को पता था जा रहा हूँ, तो एंड में उन्होंने कुछ ऐसे जल्दबाजी में फैसले किए जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं थे। तो जब कोई हुकूमत जा रही हो या दो तीन माह की लाई हो, या ये इस तरह से उसका एक मैसेज दिया जाए, तो वो भी इसी फेयर में रहेंगे कि इनके अपने डिसीजन कंप्लीट हैं कि नहीं है, लॉन्ग टर्म है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से कई इत्तेहादियों ने भी कहा, हालांकि उसमें हमें इतना ज़ाती तौर पर फ़ायदा नहीं है नून लीग को। नून लीग के लिए बड़ा आसान है कि जी अपना सब्सिडी जो ऑलरेडी हो रही है, बल्कि एक बात ये भी हुई कि मज़ीद पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी दे देते हैं, जहाँ इतना दे रहे हैं थोड़ा सा और हो जाएगा, और हम अनाउंस कर दें जी इलेक्शन, और हम चले जाए आवाम को कहें जी हमने तो कोशिश की है, लेकिन जो है ना हम जो है ना अपना हमसे ये मुमकिन नहीं हुआ कि आपके ऊपर बोझ डाला जाए, और हम दोबारा आवाम में आ गए इलेक्शन के लिए। तो हम शायद इमरान खान जो एक झूठा नैरेटिव बना रहे हैं उससे भी बाहर आ जाएंगे, वो भी निकल जाएगी बात और बात हकीकत आ जाएगी सामने। लेकिन उसके बावजूद ये मुश्किल फैसले हम अपने उसमें देखते हुए भी कि हमें मुश्किल फैसलों को बोझ उठाना है, लेकिन उसके बावजूद मुल्क की बेहतरी के लिए करना चाह रहे हैं, ताकि IMF के लिए ये चीज़ें हैं ये प्रोसेस गुजर जाए। अदरवाइज इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए तो वो भी कर लेगी, वो अच्छे बुरे जो भी फैसले होंगे, लेकिन उससे कॉन्टीन्यूटी नहीं रहेगी। कॉन्टीन्यूटी रहनी चाहिए ताकि मुल्क चलेगा तो सबके लिए बेहतरी। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क में इस तरह से अपसेट होता है तो मुल्क के लिए बेहतरी नहीं है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, नून लीग 3 बार हुकूमत में आई, और ऐसा कौन सा काम है जो वो अब करना चाह रही है, और कौन से ऐसे प्लान्स हैं जो अब वो लेकर आना चाह रहे हैं?
देखिए जी, उसमें बात यह है कि जिस तरह सीपैक आपके सामने है, लास्ट ईयर की बात भी अगर कर लें, सीपैक जो आया था आपको पता है कितना चाइना के साथ हमारा एक बिजनेस फ्रेंडली रिलेशनशिप था, वैसे फ्रेंडली भी है, बिजनेस फ्रेंडली भी हो गया, बिजनेस उनके साथ हमारे जॉइंट वेंचर्स हुए, बेशुमार तरक्की हुई पाकिस्तान में हो रही थी जिस तेजी। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो किया, चाइनीज का एक मिसट्रस्ट का एक इन्वायरमेंट बन गया है, तो उसके बाद वो गैप कवर होना है। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप और बेहतर होंगे तो जाहिर बात है, चाइना तो एक तरक्की कर गया है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। जिस तरह से आप देख लें 2018 में जब था पाकिस्तान का आ रहा था कि इकोनॉमिकली एक बूस्ट आ रहा है और पाकिस्तान के बारे में बात भी हो रही थी कि नेक्स्ट एशियन टाइगर भी बन सकता है इकोनॉमिकली, तो वहाँ से हमने टेक ऑफ करना है। जहाँ से तसल्सल टूटा था वहीं से टेक ऑफ करना है और पहले तो वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करनी है, फिर वहाँ से आगे जाएंगे ताकि पाकिस्तान को आगे ले जाएं। इसके अलावा तालीम के शोबे में बेशुमार हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और बुनियादी तालीम कोशिश यही होनी चाहिए एक फलाई रियासत बने पाकिस्तान, ताकि गरीब और हम आम खास व आम को जो है ना तालीम की सहूलत मिले, सेहत की सहूलत मिले। उसमें अच्छा हुआ कि कुछ हमने उसका हेल्थ का प्रोसेस किया था, कुछ पिछली गवर्नमेंट ने भी किया, तो जो अच्छी चीज़ है। हाँ। गरीब के लिए तो बेहतरी होनी चाहिए, बिल्कुल मेन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको और बेहतर किया जाए। लेकिन बात यह है कि हम इसके साथ ये करें कि जो हमारा उसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, हमारे पास ह्यूमन फोर्स HR हमारे पास ज़्यादा है। हम तादाद में 20-22 करोड़ उससे भी ज़्यादा की आबादी है, लेकिन उसमें हमारे पास कोई ख़ास स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल सेट नहीं है, मजदूर सब बन जाते हैं, टेक्निकल अवेयरनेस नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। हम लोगों को टेक्निकल एजुकेट करें ताकि पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री और बेहतर हो और हमें ताकि हमें जो इंजीनियर्स हैं या बाहर से ना लेने पड़े, या हमें यहीं पे हमारी उनकी खपत हो, बजाय इसके बाहर चले जाएं। ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, ब्रेन गेन होना चाहिए। जिस तरह मैडम कह रही हैं कनाडा में काम किया है तो अच्छा, ये पाकिस्तान में भी कर रही हैं काम, अपना एक्सपीरियंस यहाँ लेके आए। तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए कि हमारे ओवरसीज भी खुशी खुशी पाकिस्तान आए, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें और अपने मुल्क को बेहतर करें। वहाँ रह के भी उनकी पहचान पाकिस्तान ही है, वो सबसे पहले पाकिस्तानी कहलाते हैं, फिर वहाँ पे कोई और जिस कंट्री में भी है वहाँ के कहलाते हैं। तो बात यह है कि अपना पाकिस्तान में भी हमारे पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो, पाकिस्तान में भी फख्र से बुलंद हो और एक अच्छी मिसाल हो पाकिस्तान की। ये ना कि हम कर्जे पे ही रहते रहे। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो 97-98 में भी कहा था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, तो आज मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है। देख लिया कर्जा लेते लेते कहाँ पहुँच गए। अपने घर में खाने के पैसे नहीं है। जो पॉलिसी जो IMF के सारे कर्जे लेकर फिर किस तरह कर्जे उतारे जाएंगे, वो देखें कौम जो वक्त आता है। आखिर हमने आज़ादी भी तो इसी तरह ली ना, अंग्रेजों से भी ली ना आज़ादी। वो कोई वक्त लगा, कुर्बानियाँ दी, एक जोश जज्बे से सारे इकट्ठे हुए। पाकिस्तानियत होनी चाहिए। जब ये होगा तो ये मुल्क आगे जाएगा और बेहतरी होगी। तो यही हमारा मकसद है कि हम इस चीज़ से बाहर आएँ, अच्छी पॉलिसी को कंटिन्यू करें और जो हम जहाँ पे हमने 2018 में पाकिस्तान को पहुँचाया था बेहतरी की तरफ, वहीं से उसको आगे लेके चले, पाकिस्तान और तरक्की करे। अच्छा, हमने जब भी सुना है में वही बात आ जाती है, क्योंकि मैंने हमेशा जब से मैं बड़ी हुई हूँ, जब से मैंने चीजें देखी हैं कि यही एक नारा आता आ रहा है कि हमने इन चीजों से लड़ना है, हमने इन चीजों से बाहर आना है, हमने अब कर्जे नहीं लेने। जिस हुकूमत ने भी है उसने यही दावे किए, लेकिन जब भी हुकूमत नहीं आई उसने फिर कर्जे लिए। वो एक दलदल में फंस गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब आज भी अगर देखें, अगर कर्जा नहीं लेते, IMF से हम कहते नहीं लेते, बाकी फ्रेंड जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज हैं उनसे अगर कुछ मिल भी जाता है, उसके बावजूद हम अभी चल नहीं सकते। आप ये तो हमने इस चीज़ से बाहर आने के लिए पहले हमें थोड़ा सा तो यही है कि अभी कंटिन्यूटी करके अपने इकॉनमी को इतना स्टेबल करें कि हमें जरूरत ना पड़े। एग्री बेस्ड कंट्री है, हमारे पास खुराक की कमी नहीं है। ये बात आती है ना कि हमारा आजाद मुल्क है, लेकिन हम आजाद कब होंगे, सवाल ये आता है। बिल्कुल, हम आजाद थे जब पाकिस्तान बना था, उसके बाद गालबन पीछे कोई जा रहे हैं। चाइना हो, मिडल ईस्ट, इन सब ने पाकिस्तान से हेल्प लेते रहे, पाकिस्तान उनको गाइड भी करता रहा। आज ये आलम है कि हम अपने पैरों पे ही नहीं खड़े हो पा रहे। आप देखिए कि ये जो IMF या सबका ये एजेंडा था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर क्रिपल किया जाए या जो भी है, उसमें कि स्टेट बैंक पे एक बड़े अरसे से चल रहा था, 25-30 साल से चल रहा था कि स्टेट बैंक को जो है ना कंट्रोल किया जाए, जिसमें मुसलसल नाकाम हो रहे थे। सबकी हुकूमत आई, मुशर्रफ की भी आई, काफली की भी, पीएस पार्टी भी आई, नून भी, हर सबकी हुकूमत आ चुकी। अच्छा, एक आप बात ये देखिए, मैं बात कंप्लीट करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सोचने की बात है। इस टाइम स्टेट बैंक को जिस तरह कहा जाता है गिरवी रखा गया है IMF के पास, जो कानून साजी की गई है वो इतनी खतरनाक है। अगर हुकूमत को भी अपने लिए कोई अगर करेंसी चाहिए तो दे कैन नॉट प्रिंट इट विदाउट द अप्रूवल ऑफ IMF। हमारा स्टेट बैंक
पहले IMF से अप्रूवल लेगा कि मैंने इतनी करेंसी प्रिंट करनी है, इतने नोट बनाने हैं, फिर आगे जाएंगे। तो इस हद तक तो हम पे मुसलत हो गए हैं। तो इमरान खान साहब को देखना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतने दलदल में अगर फंसे हैं तो इतना भी ना फंसा दें कि पूरे के पूरे पहुंच जाएं। तो इस तरह से गर्दन तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम मुसलमान हैं और हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, नहीं है। और उम्मीद है हुकूमत जिसकी भी आए, लेकिन ये ऐसी पॉलिसी अच्छी, लेकिन उन्होंने काफी हद तक कर्जा वापस भी किया, उससे डबल ले भी लिया ना। जितना 70 साल में लिया उससे ज्यादा तो 4 साल में ले लिया। मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, गपशप हो रही है, बातें भी हो रही हैं ढेर सारी, लेकिन चलते हैं पहले हेल्थ टिप की तरफ। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तरबूज पे। आपको पता है गर्मियों का ये बेहतरीन, अल्लाह की तरफ से यूं समझ लें एक तोहफा है। गर्मियों में ये जो फल है आपके लिए तरबूज, अगर हम बात करें कि ये निहायत फ़रद बख्श और सर्द तासीर रखता है, और इस पे जो 90% तक जो है वो पानी पाया जाता है, जबकि बाकी जो 10% अज्जा हैं वो मिनरल्स और विटामिन का इसमें खजाना छुपा हुआ है। इसमें आपकी ये है कि जिस्म की जो पानी की कमी हो जाती है उसको ये पूरा करता है, और इसमें विटामिन बी, विटामिन सी और फाइबर जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और सबसे स्पेशली आपके स्टमक के लिए जो है वो बेहतरीन ये फल है। बहुत ज़्यादा लोग इसको शौक से भी खाते हैं। गर्मियों का ये फल है, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो है पाया जाता है। अच्छा, और इसके साथ साथ मैं इसके बीजों के हवाले से भी बात करूंगी कि बहुत सारे लोग जो हैं इसके बीज निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी कितनी ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, तो इसके बीज भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, जो कि आपके जो इंटरनल ज़ख़म हो जाते हैं, आपके अल्सर का जो सबब बनते हैं, उसमें ये आपको फ़ायदा देते हैं। दिल की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपको जिस तरह हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए तरबूज जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उनको जो है वो खाना भी चाहिए। जिस तरह अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसके लिए तरबूज जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये इस पे भी होते हैं ना कि ये मीठा जो है वो बड़ा कम निकलता है, लेकिन ये है कि जो मीठा होता है वो अभी आपके लिए सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, और जो नहीं भी होता उसमें भी ग़िज़ाइयत जो है वो लाजमी होती है। ये नहीं होता कि वो बिल्कुल ही ग़िज़ाइयत से भरपूर नहीं होता। अच्छा, जिल्द की जो बीमारियां हो जाती हैं स्किन के हवाले से, जो आपको एलर्जी हो जाती है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्किन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसमें विटामिन सी जो है वो इसमें वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तो विटामिन सी आपकी स्किन के लिए जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, जिस तरह स्किन पर आपके रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जदीद तहकीक से भी होता है कि जल्दी आप पे बुढ़ापा भी नहीं आता अगर आप तरबूज खाते रहें। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तरबूज खाया करें, क्योंकि ये आपके जिगर की गर्मी को दूर करता है और आपके स्टमक के लिए, आपके जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। अगर हम बात करें कि इसका जो जूस है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग जो है वो इसका जूस नहीं पीते, वैसे तो आप खा लेते हैं, लेकिन ये है कि उसका जूस भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप उसका जूस डेली एक गिलास पीना स्टार्ट कर दें तो आप देखेंगे कि आप किस तरह आपके जिस्म में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। आप बड़ा फ्रेश फील करेंगे, आप बड़ा जो है उसमें आपको हल्का फुल्का महसूस करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा उसका जूस बनाकर पीने में। और इसके साथ साथ जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, और जिनको वेट लॉस, जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं, उसके लिए बड़ा मुफीद है अगर आप वो तरबूज खाना शुरू कर दें। अगर तरबूज जो है वो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दोपहर में खाना चाहिए या शाम के खाना खाने के बाद जो है वो तरबूज को खाना चाहिए, लेकिन इसका जो बेस्ट टाइम है वो अगर आप इसे मॉर्निंग में खाना स्टार्ट करें और काट लें और इसे थोड़ा सा फ्रिज में ठंडा कर लें और उसके बाद आप इसको खाएंगे तो वो आपके लिए बेहद मुफीद है। आज होगी ये तरबूज पर बात। वैसे तरबूज आपको पसंद है सर? आप कितना शौक से खाते हैं? बहुत शौक से खाते हैं, और गर्मियों में हमारी भी कोशिश होती है रोज नहीं तो एक दिन बाद जरूर कम से कम खाया जाए। हाँ, ये बड़ा फायदेमंद है, बड़ा हेल्दी फूड है। हेल्दी है और गर्मी में तो बहुत मुफीद चीज़ है, उसके बेशुमार फायदे आपने बताया। हाँ, अल्लाह मियाँ की वाकई एक नेमत है। बिल्कुल मैम, वैसे स्किन के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो तरबूज कितना फायदेमंद है? वैसे बहुत सारे फायदे अभी पढ़े भी, खाना भी चाहिए जी। और वो आपकी स्किन को फ्रेश करता है, बिकॉज वो जितना भी आप वाटर इनटेक करेंगे उतना आपकी स्किन हाइड्रेट होगी और फ्रेश होगी। और तरबूज में बहुत सारी ऐसी मतलब विटामिन, जैसे आपने बताया विटामिन सी है एंड अ लॉट ऑफ गुड स्टफ इन देयर, पोटासियम वगैरह, तो वो आपकी स्किन को मोर फ्रेश करता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट
फ्रूट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन ये जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड विद द वाटर है, जैसे अभी आपने बताया 90% इसमें वाटर है, सो इट्स रियली रियली गुड। और स्पेशली रहते हुए आप पाकिस्तान के वेदर में रहते हुए बहुत ही ज़रूरी है इन चीज़ों से अपने आप को हाइड्रेट करते रहना। अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे कि जिस तरह गर्मियों का मौसम है तो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन के लिए अच्छी रह जाती हैं? मैं कहूँगी कि मोर वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स विल बी गुड, लेकिन अगेन अगर कोई प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को सूट कर रही है सर्दियों में, वो आप गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद सम बाउंड्रीज। वो आप जब चूल्हे के पास जाएं या बाहर जा रहे हैं तो मत इस्तेमाल करें, लेकिन रात को आप एक कमरे में होते हैं जहाँ पर पंखा भी चल रहा होता है और समटाइम एसी होता है या कूलर होता है, तो आप इजीली यूज़ उनको कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई रियली हार्ड लाइन है कि कौन सी चीज़, वट एवर इट सूट्स यू। और अगेन आपको शाम के वक्त तो मतलब ठंडक हो जाती है, कमरे भी ठंडे हो जाते हैं, पंखे भी चल रहे हैं, तो आप कंटिन्यू उन प्रोडक्ट को कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सर्दियों में ये प्रोडक्ट लें और गर्मियों में ये प्रोडक्ट लें। तो अच्छा, मेकअप के हवाले से भी जानना चाहूँगी कि किस तरह का मेकअप करना चाहिए? अच्छा, मेकअप के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप गर्मियों में एक तो प्राइमर यूज़ करें जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, अगेन द टोनर, यहाँ पर कंसेप्ट इतना ज्यादा टोनर का नहीं है भी, बट इट्स नॉट एवरी लगता है जैसे जस्ट आप फेशियल में यूज करते हैं। एग्जैक्टली, बट व्हाट टोनर डज, वो क्या करता है, आपने क्लिनजर से फेस धोया, उसके बाद आपको स्प्रे करना चाहिए टोनर। क्लिनजर के बाद थोड़ा सा पीएच जो है ना वैक हो जाती है स्किन की, तो आपको टोनर क्या करता है, ये पीएच बैलेंस कर देता है। तो जब आपका पीएच बैलेंस हो गया, फिर जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो वो आपको हाईली इफेक्टिव होएगा। तो इसलिए टोनर बहुत इंपॉर्टेंट है यूज करना। लॉट ऑफ गुड टोनर्स मार्केट में हैं, उसको आप एक अपना हैबिट बना लें। जैसे क्लिनजर है, टोनर है, मॉइस्चराइजर है। दीज थ्री थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी की ना स्किन रेजिम में होने चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। अच्छा, जिस तरह स्किन के हवाले से भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को फाउंडेशन का पता नहीं होता कि कौन सी फाउंडेशन या आपकी बेस जो है वो कौन सा आपकी स्किन के साथ जो है वो मैच करेगी और आप यूज कर सकते हैं। बहुत ओवर भी हो जाता है समटाइम, क्योंकि आपको गर्मियों में तो वैसे ही आइडिया नहीं हो पाता। राइट, ओके। सो फाउंडेशन जो है उसके बारे में मैं एक मतलब थोड़ी सी एजुकेशन दे दूं। फाउंडेशन एक ऐसी चीज है जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है और उसमें कलर मिलाया गया है। इट्स कॉल्ड फाउंडेशन, जो आपकी इम्प्योरिटीज ऑफ द स्किन को मतलब वो कर देती है, मतलब कैमोफ्लैज कर देती है, लेट्स पुट इट दैट वे। लेकिन इन द मार्केट अ लॉट ऑफ फाउंडेशंस आई हुई हैं जो कि जिसमें वाइटामिन्स हैं, जिसमें हाइलोरॉनिक एसिड है, जिसमें अच्छा, जब हम बात करते हैं फाउंडेशन की, तो एक फाउंडेशन है जो कि आपकी स्किन को जस्ट कलर कर देती है, इम्प्योरिटीज खत्म कर देती है। देन देयर इज हाई डेफिनेशन फाउंडेशन या कहीं अल्ट्रा हाई डेफिनेशन फाउंडेशन। अल्ट्रा हाई डेफिनेशन फाउंडेशन क्या है, वो आपकी स्किन को उसमें वाइटामिन्स भी मिले हुए हैं और वो एक नेचुरल लुक आपको देती है, वेरी वेरी काइंड ऑफ शेयर। इट डज कवर, आपकी स्किन को कवर भी करती है, लेकिन वो आपको एक वेरी नेचुरल फ्लॉलेस लुक देती है। दैट्स कॉल्ड, क्योंकि आप कैमरे के सामने हैं, स्पेशली यू आर इन द कैमरा ऑल द टाइम, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो दूसरी फाउंडेशन है वो जरा केकी हो जाएगी। आप हमेशा लुक करें HD फाउंडेशन या अल्ट्रा। अल्ट्रा का मतलब है लिटिल बिट मोर, उसके अंदर वाइटामिन वगैरह डले हुए हैं, तो वो वाली यूज करें। मतलब हाई डेफिनेशन लिक्विड में आप उसको यूज लिक्विड में यूज करें। ये जो स्टिक है और ये है, दे आर जस्ट टाइटेनियम एंड कलर, दे मिक्स इट इन टुगेदर, और वो आपको मतलब आप ये है कि आपके इम्प्योरिटीज को, जो स्पॉट्स वगैरह उनको खत्म कर देती है और आप समझते हैं ये कवर हो गया, बट इट डजंट गिव यू एनी बेनिफिट। व्हेन यू कम टू HD फाउंडेशन, तो आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं फाउंडेशन के साथ। अच्छा, वैसे मुझे ये होता है कि जब मुझे टीवी के लिए मुझे मेकअप करना पड़ता है, अदरवाइज मेरी आम रूटीन में मेकअप नहीं कर पाती। दैट्स गुड, दैट्स गुड। आप मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर बड़ा भार सा आ गया। हाँ, इसीलिए आप जो हाई डेफिनेशन जो फाउंडेशन है ना, उसको लुक करें और उसको इस्तेमाल करें और वो देखें, वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगी। बिकॉज BB क्रीम और जो CC क्रीम होती हैं, ये भी आपकी स्किन के लिए अच्छी होती हैं। अच्छा, आप ये कर दें ना, फाउंडेशन को लेके लिटिल बिट नॉच वो कर दें कि आप उसके अंदर आप मतलब जो कंसेप्ट में आम पब्लिक के लिए बड़ा इजी कर देती हूँ। BB क्रीम एंड CC क्रीम जो है ना, वो हैं फाउंडेशन का कलर तो है,
लेकिन उसके अंदर विटामिन, इसमें स्किन केयर की चीजों को मिलाया गया है। ठीक है। सो दैट मतलब उसमें शेयर लुक आएगी, उसमें ज्यादा कवरेज नहीं आएगी, सीसी क्रीम में ज्यादा कवरेज लाइट्स आएगा। अगेन आपको एक इजी रेमेडी ये भी बता दूं कि आप फाउंडेशन को, एनी फाउंडेशन आर यू यूजिंग, जस्ट टेक योर क्रीम लाइक नाइट क्रीम और डे क्रीम, मिक्स इट टुगेदर, इट बिकम सीसी क्रीम और बीबी क्रीम। अच्छा, मतलब इट्स अ वेरी सिंपल, या इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट द थिंग इज द मार्केटिंग जो है वो ऐसी डन होती है कि वी आर लाइक वाओ व्हाट इज दिस, बट इट्स गुड टू एजुकेट। बहुत अच्छा होता है कि हम मतलब इस तरह के प्रोग्राम्स करें और पब्लिक को एजुकेट करें, उनको अवेयरनेस दें ताकि उनको पता चले। जब भी कुछ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इज पावर। अच्छा, इसके साथ ही आपसे ये भी जानेंगे आसिफ साहब, स्किन की तो बातें हो रही हैं, सारी सियासत के साथ भी हमने जाना है ना, उससे बातें कर लें। अच्छा, ये बताएं कि नवाज शरीफ कब आ रहे हैं? नवाज शरीफ इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। अपना ये बजट और थोड़े से मामला हो जाएं और कुछ वहाँ पे जो फॉलोअप उनका जो भी डॉक्टर से ओपिनियन होगी उसके बाद इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान में होंगे और आने वाले इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह नवाज शरीफ आवाम में होंगे। कब तक इलेक्शन होने का है आपको? इलेक्शन का तो अभी जिस कल इत्तेहादियों ने क्योंकि अभी तो सबने बहुत कहा कि प्रेशर हो रहा है कि इलेक्शन जल्दी कराया 2023 में ही होंगे, ये तो एक फैसला हो चुका है कल, तो अब उसमें तो अब हम खत्म हो गया है। अब तो इस टाइम है कि किस तरह जो है इकॉनमी की कंटिन्यूटी करें ताकि थोड़ा मुल्क चल सके, तो उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी। ठीक है। और जो हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी हैं, इस पे एक चीज़ें चल रही हैं, ईवीएम की चीज़ें हैं, ये सारी ये सब होंगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर वो सभी प्रोसेस जाएगा, लेकिन वो इवेंचुअली होंगे 2023 के अगस्त तक ये टेन्योर है वो पूरा होगा। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो पार्टीज थी वो बड़ी इकट्ठी हो गई, हालांकि जब अक्सर देखा था इमरान खान साहब की तो हटाकर बाकी पार्टीज इकट्ठी थी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ किस लिए कि एक ही करते हैं? आज आप थे। सब कह रहे हैं कि वाकई ही मुल्क डिफॉल्ट की पोजीशन पे जा रहा था, तो इट मीन्स कि ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि पाकिस्तान इस शदीद बुरहान में चला गया था कि सबको मिल के निकालें, सब मिल के कोशिश करें कि उस बुरहान से निकालें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका, बहुत कि हम हमारे शो में आए, और उस्मा आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही अटेंड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं जी सबसे पहले अजहर महमूद शेख साहब, जो कि ब्लड एक्टिविस्ट हैं और राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी जुबैदा रज़ाक, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा, माशाल्लाह। और नाज़रीन, आपको बता दें कि अजहर महमूद साहब की कुछ बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जो कि मैं आपको दिखा दूंगी कि ये कुछ बुक्स हैं। अल्लाह मैं सब्र करूंगी, और इसके साथ साथ जो है इनकी 4 बुक्स हैं जो कि शाया हो चुकी हैं, जो कि आपको नज़र आ रही होंगी आगे। तो बिखरे ख्वाब हैं, और इसके साथ जो है लाफ्टर बुक भी है, जो कि तंज़ो मिज़ाह की फ्रूट चार्ट है, इस पे आपने किया हुआ है। चलिए आपकी बुक्स के हवाले से भी जानेंगे। ये कुछ बुक्स हैं जो कि मैं चाह रही थी कि अपने नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की जाए, और इसके साथ जो है इनसे जानते हैं कि आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। थैलेसीमिया पे भी बात करेंगे आपसे, तो क्या अपने एक्टिविटीज़ के हवाले से बताइएगा। पहले मैम थोड़ी क्वेश्चन में करना चाहूँगा, तमाम बुक्स जो है मेरी लिखी हुई नहीं है। अच्छा। कुछ बुक्स जो है नासिर मोहम्मद शेख साहब बड़े भाई उनकी लिखी हुई हैं। ये हमारा जो इदारा है उसकी पब्लिकेशन है ये। तो दिखाना मकसूद था कि हमारा इदारा जिस तरह भी काम ये कर रहा है। हम ट्रैफिक पे थैलेसीमिया पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। साउथ पंजाब में जो है 25,000 बच्चे हर महीने मूव करते हैं, पूरे जनूबी पंजाब से मुल्तान का रुख करते हैं अतियात खून के लिए, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। चूंकि बाकी खित्ते जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर मराकज नहीं है अतियात खून के हवाले से, तो वो मुल्तान ही आते हैं। मुल्तान पर बोझ है 25,000 बच्चों का। हमारे इदारे ने 400 बच्चों को रजिस्टर्ड किया हुआ है, जिसमें से 95% बच्चे जो है अपना वो इलाज खुद से नहीं करवा सकते। कोई पुअर हैं, नीडी हैं, या पेरेंट्स में डाइवोर्स हो गई इस बीमारी की वजह से, तो वो हमारे पास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज करवाते हैं। सही। तो हम दोस्त बाहर मिलकर उसको जो है बच्चों को सर्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे जान लेंगे ना कि खून के अमराज क्या हैं। जी मैम। थैलेसीमिया, हाँ जी मैम, इसको ये थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये 2 बीमारियां हैं। इसमें हमारी बॉडी की जो सलाहियत होती है अच्छा म्यारी खून बनाने की, वो प्रॉपर नहीं होती। तो इनको बाहर से ब्लड लगवाना होता है। इनको हड्डियों का जिनका गोदा है जो खून बनाता है, रेड सेल, वो खून अपनी हमारी बॉडी नहीं बना पाती। जब बच्चा 6 माह का या 12 माह का होता है तो ये तयन हो जाता है कि उसको प्रॉपर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, हर टाइम ये रो रहा है, तंग कर रहा है, इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही।
तो उसको फिर जब चेकअप के लिए लाया जाता है तो टेस्ट तयन होता है कि उसको थैलेसीमिया है। तो इसको जो है बच्चों को महीने में 1 बार 2 बार 3 बार इनको जो है एहतियात खून की इनको जरूरत होती है। ये तो हो गया बात थैलेसीमिया की। हीमोफीलिया में ऐसा है, ये बच्चे बड़े एक्टिव एनर्जेटिक होते हैं, दौड़ते भागते, कभी इनको चोट लग जाए हम जो भी तो हमारा ब्लड कुछ पल में रुक जाता है, जैसे उसको हम रोकते हैं दबाते हैं। इनके यहाँ ऐसा नहीं होता। इनको जब तक जो है ब्लड इनको ना लगे, इनका ब्लड जो है मुसलसल बहता रहता है। इनको व्हाइट सेल इनको लगाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है। इनको बड़ा एहतियात करनी होती है, चलने फिरने, बोलने, बातचीत करने में, मूव करने में। इनको कहते हैं कांच की ये गुड़ियां हैं ये प्रॉपर। इतने ये नज़्म नाजुक बच्चे हैं, ये वीक हैं, कमजोर हैं। इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइम पे ना मिले तो पूरी बॉडी इनकी जो है इफेक्ट हो रही होती है। इनकी हड्डियां, इनका सांस का मसला हो जाता है, दिल धक बहुत तेज, हार्ट बीट फास्ट हो जाती हैं, किडनी के इश्यूज हो जाते हैं, दीगर मसाइल, तिल्ली बढ़ जाती है, बेशुमार इनको मुश्किलात हैं। आजकल एहतियात खून की शदीद किल्लत है। पूरी कौम ने, पूरे पाकिस्तान करोड़ों की आबादी ने अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, अभी एहतियात खून के हवाले से शदीद किल्लत है। मैं आपके तवज्जो से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा नाज़रीन से कि एहतियात खून के लिए रुख करें। बाकायदगी से वो आते थे एहतियात खून देने के वाले से। तो अभी भी मेरे पास कोई लिस्ट में लेकर आया हूँ, मैं एंड पे बताऊंगा दोस्तों को मैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप हमें मतलूब है हमें। ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप का मैच होना भी ना, ये भी बड़ा एक जो मेरे ख्याल में नेगेटिव होते हैं उनका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, लाखों में वो बड़े कम लोग होते हैं, उनका नेगेटिव ग्रुप बड़े मुश्किल से मिलते हैं। जैसे आजकल तो पॉजिटिव कोई ग्रुप ही नहीं मिल रहा, अवेलेबल ही नहीं। हमारे माशरे में अवेयरनेस भी नहीं, शऊर आगाही भी नहीं, लोग स्टिल अभी डरते हैं, घबराते हैं अतिया खून देने के। यार मेरे को तो खून है ही कोई नहीं। हद तक हमारा खून जो 3 से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 माह के बाद हमारा ब्लड वेस्ट हो जाता है, और यूरिन के रास्ते से, स्टूल के रास्ते से वेस्ट खारिज हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं किसी की जान बचा लें आप, साल में 2 बार 3 बार ब्लड दे के आप किसी की जान बचा सकते हैं, बजाय कि आपका ब्लड जो है वो गटर की जीनत बन रहा है। अच्छा, साथ ही हमारे साथ जो है मौजूद हैं, आपसे भी जानेंगे कि आपकी सोशल एक्टिविटीज क्या हैं। जी, मेरा स्कूल है अपना, ठीक है, जिससे हमारा एक ट्रस्ट है, उसके तहत ये स्कूल चल रहा है। तो उसमें तकरीबन अराउंड अबाउट 100 बच्चे हैं। ठीक है, जो डिजर्विंग हैं, नीडी बच्चे हैं और निगलेक्टेड बच्चे हैं। मेन वो स्ट्रीट चाइल्ड थे, जिन्हें मैंने स्कूल स्टार्ट करने से पहले मैं अपने जो जहाँ एरिया में मैं रहती हूँ, मैंने अपने वहाँ स्ट्रीट के विजिट्स किए और उन बच्चों को मैंने इकट्ठा किया ना। ठीक है, इकट्ठा करके मैंने अपने स्कूल का, मतलब अपना घर था, उस वक्त मेरा स्कूल नहीं था, बस मुझे ख्याल आया कि ये बच्चे जो ऐसे फिर रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा ना, अपने इलाके के बच्चे थे तो इन्हें थोड़ा सा चेंज किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि इनकी लाइफ में ना जितना मेरे से हो सकता है इन्हें चेंज किया जाए। तो उन बच्चों को मैं मॉर्निंग में फर्स्ट तो मैंने विजिट किया कि इन बच्चों को सबको इकट्ठा करके इनकी माओं को बताया कि मेरा स्कूल में स्टार्ट कर रही हूँ, आप सिर्फ अपने बच्चों को ना इधर भेज दें, इनको मतलब इनकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मतलब मैं मैनेज करूँगी। तो वो बच्चे सुबह उनकी माएँ उन्हें उठा के मतलब मेरे पास भेज देती थी। इवन कि कई बच्चे ऐसे थे कि वो मतलब अपना माउथ भी या कोई वॉश करके भी नहीं आते थे, मैंने उन्हें पहले हाइजीनिकली क्लीन करती थी, उन्हें कहती थी व्हाट इज अ स्कूल एंड हाउ गो टू स्कूल। तो पहले तो उन्हें ये बताना है कि देना फर्स्ट। जी जी, मतलब उस एजुकेशन से पहले हमने उन्हें उनके लिए थोड़ी सी तरबियत करनी है कि आप जहाँ जा रहे हैं उसकी क्या डिमांड है। तो उसके बाद अपने घर के ड्राइंग रूम से मैंने ये स्कूल स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ एक छोटा सा आइडिया था जिसे मैंने लेके चलना था। तो वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे पास वो वर्कर्स बच्चे भी थे, मतलब ज्यादा मुझे उनकी पेन होती थी कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। तो मैंने फिर उनके जो मतलब ऑनर थे उनसे पर्सनली किया कि मुझे ना आप इनका 1 घंटा दे दें। तो वहाँ वो अपनी शॉप से सीधा मेरे पास आ जाते थे, फिर मैं उनकी कॉपीज बना के मतलब राउंड अबाउट जो मैंने स्कूल स्टार्ट किया था मेरे पास 5 से 6 बच्चे थे। आहिस्ता 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 ये स्कूल बढ़ता गया और अब मैंने विजिट सिर्फ एक अपने इलाके का किया और जो वो मदर्स थी वो फिर मेरी खुद ही इन्वेस्टर्स बन गई। ठीक है, वो ना चेन से चेन इस तरह मिलती गई। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितने बच्चे टोटल, कितने बच्चे मेरा आपके एक पास? स्कूल, वो जो एक स्कूल एक ड्राइंग के एक कोने से स्टार्ट हुआ था, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली की एफर्ट से वो अब हमारा 7 कमरों का एक स्कूल है। अच्छा, और उसमें 120 मतलब राउंड अबाउट इतने बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके यूनिफॉर्म, उनकी स्टेशनरी और उनकी बुक्स, और उन सब बच्चों की कोई फीस नहीं है। उन सबको हम एजुकेट करें, मतलब फ्री एजुकेट। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। और अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, मतलब उसमें हमें किसी से कोई वो नहीं होता कि
क्योंकि हमने अपनी सारी जो अपनी फैमिली मेंबर्स ने अपनी ड्यूटीज ली हुई हैं कि हमने ये चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को स्टार्ट किया था। अगर आपकी नीयत उसमें शामिल हो जाए, साफ नीयत थी, तो वो उसमें राहें खुद ब खुद निकलती रहती है। वो कहते हैं ना, अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत साफ है और अगर आप काम कर रहे हैं और अच्छा नेक भलाई का काम कर रहे हैं, तो अल्लाह भी आपका साथ देता है, उसमें अल्लाह ताला की आसानियां होती जाती हैं। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि अभी थैलेसीमिया के हवाले से कि सिर्फ पाकिस्तान में है या इस पाकिस्तान से बाहर भी है? मैम ये दुनिया भर में मसला था ये, लेकिन दुनिया भर ने इसको ग्रिप कर लिया। उन्होंने सख्त कानून आयद कर दिए। हमारे यहाँ चूंकि कानून की कोई पासदारी नहीं है, तो उन्होंने इस तरह कानून बनाए कि आपने अगर अपना एटीएम कार्ड बनवाना है, आपने स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने जॉब लेनी है, आपने बिजनेस करना है, वट एवर कुछ करना है आपने, तो पहले कहते थे हाँ जी अपना वो टेस्ट दिखाओ थैलेसीमिया का है। आपने शादी भी करनी तो कहते टेस्ट दिखाओ, आपके पास है थैलेसीमिया का टेस्ट, आपके पास नहीं है, गो नहीं। तो यूं उन्होंने इसको ग्रिप किया। हमारे यहाँ जो है 1.5-2 लाख बच्चे मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में। हर साल जो है बच्चों का इजाफा हो रहा है, 7-8 हज़ार 10 हज़ार बच्चों का इजाफा इसमें होता जा रहा है। ये बहुत बड़ा बोझ है हमारी मईशत पे। इनका एक्सपेंस जो है बड़ा महंगा इलाज है। एक बच्चे का 40 से 50 हज़ार मिनिमम उसकी कॉस्ट है उसकी मुश्किलात अलग है कि 24 आवर जो है वो पेरेंट्स के ऊपर बोझ है, फैमिली पे, वालदैन पे, घर वालों पे। अक्सर पेरेंट्स के दरमियान डाइवोर्स हो गई है किसी को बच्चे इस वजह से कि तुम जिम्मेदार हो, या 10 का जिम्मेदार खातून को करार दिया तक इसकी जिम्मेदार पेरेंट्स दोनों होते हैं। वालदैन का अगर टेस्ट करवा लिया जाए शादी से पहले तो इससे बचा जा सकता है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता है, अब्दुल्ला मुआवजा उसकी सहूलियात देते हैं, हमारे पास कोई भी आ सकता है। 1 करोड़ आबादी इस टाइम पूरे पाकिस्तान में मौजूद है जिनके अंदर ये वायरस ट्रेवल कर रहा है। जब वो कपल आपस में शादियां करेंगे तो ये बच्चे पैदा होंगे। अच्छा, मोस्टली जो है ये आपस में जो फैमिलीज मैरिज होती है, वो भी एक फैक्टर है। अच्छा जी, एक फैक्टर है। इस्लाम तो मैं कहता है कि आपस में शादियां करो, हाँ, लेकिन उसमें एहतियात का पहलू यही है। मेडिकल इतनी तरक्की हो गई अभी कि आप पहले टेस्ट करवा लें। अभी दुनिया भर में जिस तरह है कि जो मसाइल हैं, दिल के मसाइल हैं और जो वरासती बीमारियां चल रही हैं, उसको यूं उन्होंने ग्रिप किया। उन्होंने जीन्स के टेस्ट करते हैं और उन बीमारियां फ्री, जो आने वाला बच्चा बेबी है उसको वो फ्री कर रहे हैं, बीमारियों से आजाद कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मसाइल हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा मसाइल हैं। हमारी जो चीजें मौरूसी बीमारियां जो हैं वो चल रही हैं, वो अभी तक उनका खात्मा नहीं किया जा सका। जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये जो आपने टेस्ट के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ जो है इसको करवाया जा सकता है, ये कौन सा टेस्ट है? ये किसी भी गवर्नमेंट सरकार के हॉस्पिटल में वहाँ करवाया जा सकता है, या आप कोई भी गूगल पे आप सर्च करें पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन लिखें या केयर एंड क्योर फाउंडेशन लिखें, तो हमारा गूगल मैप पे आप हमारा सारा एड्रेस लोकेशन आ जाएगी। कहीं भी जाके आप टेस्ट ये आसानी करवा सकते हैं। निश्चित तौर पे हमारा हॉस्पिटल है, हमारे पास आ सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट का इसका नाम होता है, इसका ये टेस्ट करवाना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तान भर में सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। जी सरकारी करती है, सारे सब में प्राइवेट जाने की जरूरत ही नहीं, वो महंगा होता है, ये फ्री है, एक्सपेंसिव है थोड़ा टेस्ट, ठीक है, लेकिन फ्री है यहाँ पर। अच्छा, और जिस तरह अभी नौजवान नस्ल है, आप देखते हैं कि वो आकर खून के अतिया देते हैं या नहीं? जी, अगर आप देखें तो इस टाइम जो 1.5-2 लाख बच्चे हैं सिर्फ थैलेसीमिया हीमोफीलिया के, बाकी मैं बात नहीं कर रहा ना, मैं कैंसर पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, रोड हादसा में जो खून बहता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, सर्जरी है, हार्ट ऑपरेशन है, उसके लिए ब्लड चाहिए, उनकी नहीं। ये सिर्फ हम ये 1.5-2 लाख के बच्चों के जो एक जिंदगी के दवा चल रहा है सिलसिला, इसमें हमारी यूथ को सलाम में पेश करता हूँ। इस टाइम जो बहुत यूथ मुझे देख रही है उनको मैं सलाम पेश करूंगा कि साल से जो है एक बच्चे हमारे भी जो है वो 40 साल 45 साल तक हमारा लास्ट पेशेंट हमारे पास है। पहले 8-9 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती थी, अवेयरनेस नहीं थी, ब्लड की कमी थी। अब लोग ब्लड देते हैं तो उनको महीने में 1 बार 2 बार 3 बार उनको ब्लड चाहिए होता है। तो ऐसे मुजाहिद हमारे हैं, कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स से छुप के चोरी ब्लड देते हैं। इनके पेरेंट्स को सख्त मना किया हुआ है, आपने ब्लड नहीं करते, लेकिन वो जो है वो देते हैं, कहते हैं हमारे पेरेंट्स को आप नहीं बताएंगे, हमसे पहले प्रॉमिस लेते हैं, फिर वो अतिया खून देते हैं। इतनी हमारी यूथ जो है प्यारी है माशाल्लाह, और लोगों में एक जज्बा है। जी, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकता। वैसे अगर आप लोग जितना भी रवैये हमारे सख्त हो जाएं, तल्ख हो जाएं, कहीं ना कहीं ये चीजें आपके अंदर मौजूद होती हैं, एक एहसास। जी मैम, इसको मैं ये बताऊंगा, अब कभी देखिए खुदा ना खासा बम ब्लास्ट कभी कहीं होता है तो वहाँ कतारें लग जाती हैं हॉस्पिटल के बाहर। अमूमन आमतौर पर हम इतने ब्लड देने में फराख दिल नहीं हम लोग, जब कहीं के पेशेंट को ब्लड चाहिए तो रोही टीवी बड़ा सपोर्ट करता है हमें, हम स्लाइड वगैरह चलती रहती है उसमें डोनेशन के लिए। तो लेकिन जब हम कहीं बच्चों को कहते हैं कि ब्लड दें आप, तो लोग दाएं बाएं हो जाते हैं, मैंने दिया हुआ है, मैं कमजोर हूँ, यशोदा बीमार है, ब्लड की में देवे, तो बड़े मसाइल हमारे। अवेयरनेस अभी तक स्टिल अभी भी नहीं आ सकी, देने वाले कम हैं।
लेने वाले ये आ ज्यादा जाता ना कि अगर हम ब्लड देंगे तो शायद हमें ब्लड की कमी हो जाएगी, हाँ तो जी, हम हाँ जी। बीमार होना जी, ऐसा। स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक हमारा माइंडसेट जो है जी, वो ऐसा, बन चुका ऐसा, हुआ है, तो ये लोग घबराते हैं इस बिल्कुल। वजह 6 से। से 7 बोतल एक्स्ट्रा हमारे पड़ी हुई है, हमारी बॉडी का अल्लाह पाक ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। अक्सर देखा आपने रोड एक्सीडेंट्स में कोई बंदा जख्मी हो जाता है तो बड़ा उसका ब्लड जाया हो जाता है, फिर भी बर वक्त उसको तिब्बी इमदाद देते हैं तो उसकी जान बच जाती है। क्यों? अल्लाह पाक ने एक्स्ट्रा ब्लड हमारे अंदर रखा हुआ है। अच्छा, मैंने तो काफी लोगों को बेहोश होते भी देखा है ब्लड देते हुए, वो इस तरह बेहोश हो जाते हैं कि भाई हमारा इतना ब्लड जो है वो ले लिया गया जी, जी, ऐसा, ऐसा। है। ये भी एक थोड़ा सा वो मसला हो जाता है लोगों का। फोबिया कहते हैं, हम इसको गैर अकली खौफ कहते हैं। हाँ। इसलिए जो ब्लड वो डोनर दे रहा होता है तो उसको हम कहते हैं भैया आपने ना नीचे नहीं देखना कि आपके हाँ। कितना ब्लड, वो अक्सर कोई देख लेना कि हाय मेरा इतना ब्लड है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ऐसा ऐसा। चलिए, लेकिन ये एक नेकी का काम है जी, ब्लड देना, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आपके एक बॉटल खून देने से किसी की जान बच सकती है। 2 से 3 लोगों की एक आपकी ब्लड बोतल जो है हाँ। वो 2 से 3 लोगों की जान बचा सकती है। सबका जारी जैसे है। भी रेड सेल्स हैं वो अलग हाँ। कर लेते हैं, व्हाइट सेल्स अलग कर लिए बिल्कुल जाते हैं। ऐसा। अब जिनको हाँ। जो जरूरत होती है उसी टाइम उसको फौरन लगा दिए बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। मैम यहाँ मैं हदीस पेश करना चाहूंगा। हदीस का मफहूम है कि हमने जो कुछ खा पी लिया वो जाया हो जाता है वक्त के साथ साथ, और जो हम पहनते हैं वो बोसीदा हो जाता है, लेकिन जो हम अल्लाह की राह में देते हैं वो सेफ महफूज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ब्लड का दिया देना ऐसा ही है कि आपको अल्लाह पाक के हाँ वो सेफ हो जाता है उसका दिया, उसका अजर बिल्कुल उसका। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। जुबैदा, ये बताएं आपका जो स्कूल है वो बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है, उस हवाले से भी थोड़ा सा जानेंगे। जी, वो बच्चे वो हैं जो मतलब खुद से कोई चीज़ अपनी अरेंज नहीं कर सकते। उनके पेरेंट्स के लिए उनको सिर्फ सर्व करना वही एक आजकल के दौर में एक बहुत बड़ा इशू है उनके लिए, कि उन्हें सिर्फ फिजिकली उन्हें सर्व करें कि उनकी जो डेली ज़रूरियात है वो पूरे करें। तो एजुकेशन की तरफ ना वो लोग मतलब बिल्कुल आ नहीं रही। अच्छा, ऐसे बच्चे वैसे बड़े कम आते हैं, जिस तरह आप बात कर रही हैं, आपने एक बड़ा एक हिम्मत वाला काम किया, और इस तरफ लोगों को लेकर आना, बच्चों को स्पेशली लेकर आना। सब तो पेरेंट्स भी नहीं चाह रहे होते और वो कह रहे होते हैं कि बच्चे हमारे काम करें, पढ़ाई की तरफ ना ही मतलब वो उस जाहिरी छोटे से फायदे के लिए ना वो उसमें बड़े होते हैं कि चलें ये दिहाड़ी ले आएगा, ये हफ्ता ले आएगा, मतलब उसमें वो ज्यादा कंसर्न होते हैं बजाय इसके कि पढ़ेगा तो फिलहाल तो उन्हें कोई फायदा नहीं है ना उनकी एजुकेशन से पेरेंट्स को। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह के हमने जो बच्चों को एक तो हम यूनिफॉर्म उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम बुक्स प्रोवाइड करते हैं, और उनकी जो स्टेशनरी है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और एक जो हमारे जो एरिया की जो सबसे अच्छी मेरे स्कूल की वो बात है कि हमने ना स्पेशल एक लाइब्रेरी बनाई हुई है बच्चों के लिए। ठीक है। क्योंकि शेक्सपियर का वो है कि जो आपकी माइंड है वो जो लाइब्रेरी है वो आपके माइंड का हॉस्पिटल है। तो इसके लिए ना बच्चों को लाजमी इस तरफ भी होना चाहिए कि उन्हें दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व रखती हूँ। मतलब उनकी गेम्स के पीरियड्स भी होते हैं, उनके कंप्यूटर भी हमने लैब बनाई हुई है। मतलब अपने बजट में रह के हमने ये सारी चीज़ें जो एक अच्छा स्कूल देता है वो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इतने महंगाई के दौर में इतनी सारी चीज़ें, कैसे ये जज्बा आया? बस ये अल्हम्दुलिल्लाह बस जब ये होता है ना कि इंसान किसी काम का सोच लेता है फिर उसके जो करने वाला बंदा वो कर जाता है, वो उसकी नताज नहीं देखता। कि जब आप दूसरों के लिए सोच रहे होते हैं वहाँ आपकी अपनी जात पीछे कहीं चली जाती है, क्योंकि आप अपनी जात किसी और के हवाले कर चुके हैं। रब ताला तो देख रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो इसलिए अपना फायदा अपना सारा कुछ छोड़ के उन बच्चों के लिए कि चले इनमें से अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो उनमें से अगर 50% भी, अगर हमारी तो कोशिश है कि सारे बच्चे आगे निकले, कुछ ना कुछ कितनी फैमिलीज को उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बच्चे हैं वो ये पहला स्टेज मुश्किल है ना कि उन्हें स्कूल तक लाना। एक उनकी पेरेंट्स की फिर हैबिट बन जाती है कि स्कूल इनमें थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं, इनमें मैनर्स आ गए हैं, फिर वो भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हो गए हैं। और अब वो बच्चे हमारे बच्चियाँ खास तौर पे हमारी मैट्रिक तक बच्चियाँ, हमारी मास्टर्स तक, वो बच्चियाँ जो घरों में बैठी हुई थी जिन्हें कोई भी नहीं पढ़ा रहा था, वो बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब मास्टर्स तक जा रही हैं माशाल्लाह। और बाकी जितनी भी हमारी अब क्योंकि 1 से 5 तक है, मतलब हमारा प्राइमरी स्कूल है। और इस ईयर इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम बच्चियों के लिए 6 से 8 तक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो वो बच्चियाँ पढ़ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक चेन जो फर्स्ट एक छोटा सा एक ख्वाब था कि ये, क्योंकि देखिए ना आपका जो जज्बा है वो आपके लिए राहें खोलता है। हर काम में जाहिर मुश्किल आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम हमारे अपने ही सारा कुछ था कि फैमिली सपोर्टिव थी,
तो सपोर्ट भी सारा फैमिली ने करना था, हमें किसी की तरफ देखना नहीं पड़ा कि ये चीज हमने कहाँ से हम अरेंज करें। वो बात यही आ जाती है कि अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट है और आप में खुद हिम्मत है कुछ करने की, तो फिर आप कर जाते हैं। फिर आप वही बात आपकी आगे कि नताइज फिर आप अल्लाह पर छोड़ देते हैं कि जो भी होगा वो अल्लाह बेहतर करेगा। जी जी जी। तो आपको किन मुश्किलात का वैसे सामना करना पड़ा जब आपने काम स्टार्ट किया? थोड़ा इस आपकी जर्नी के हवाले से भी जानना चाहेंगे। जी जी। फर्स्ट तो ये था कि उनको ये समझाना बहुत मुश्किल था कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है, मतलब बच्चे आपके किस तरह आगे। अब फिलहाल तो उन्हें वो फायदा नजर आ रहा था कि हमारे बच्चे दिहाड़ी लेके आ रहे हैं, हमारे बच्चे हफ्ता लेके आ रहे हैं, तो उन्हें एक तो ये मोटिवेट करना कि एजुकेशन से, क्योंकि आज से कम से कम 10 से 12 साल पहले मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उस वक्त की बात है। तो अब तो काफी लोगों में अवेयरनेस आ गई है एजुकेशन के हवाले से, लेकिन उस वक्त उन मदर्स को जिनके लिए सुबह का खाना बनाना भी वो सोच के सोती थी कि सुबह क्या मतलब कैसे बनेगा, उनको एक एजुकेशन की तरफ लाना उस वक्त एक हर्डल ये थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी की वजह से उन्होंने अपने बच्चों में चेंजेस देखी जब, तो वो फिर हमारे साथ हमारी पार्टनर्स बन गई और इन्वेस्टर्स बन गई थी। इस पर मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है हमारी आज थैलेसीमिया पर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपका वेट कर रहे हैं कि वो अगर आप उनको खून का अतिया दें तो आप उनकी जान बचा सकते हैं। तो जितने भी हमें व्यूवर्स इस टाइम देख रहे हैं उन सबसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ और इस नेकी की राह में जो है वो शामिल हो जाएं, अपना अपना हिस्सा जो है वो लाजमी शामिल करें। कुछ नहीं होता, अगर एक खून की बोतल आप दे देंगे तो आपका खून जो है वो दोबारा बन जाएगा। माशाल्लाह आपको सेहत दे सकता है, आप खाना पीना अपना अच्छा रख सकते हैं तो खून जल्दी दोबारा बन जाता है। अच्छा, कितने बच्चों को इस टाइम जरूरत है? मैम इस टाइम जो 25,000 बच्चे जो हमारे साउथ पंजाब की तरफ हैं वो रुख कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। अतियात खून की शिद्दत किल्लत है, क्योंकि अभी हमारा गुमान ये है कि हमने रोजे रखे हैं, हमें वीकनेस इसका ताल्लुक नहीं है वीकनेस से, रोजों का, अतियात खून का। तो स्टिल अभी लोग उस खुमार में हैं रोजों की, रमजान की, कि पूरा महीना हमने जो है फाके काटे, हमने रोजे रखे, हद तक हमने खाने पीने में कसर कोई नहीं छोड़ी। सर अफ्तार में हमने सब खाते पीते हैं माशाल्लाह, आप ऐसे सेहतमंद रहते हैं, ज्यादा खाते हैं। अतियात खून के हवाले से बताया, मेडिकल साइंस ये कहती है जब आप अतियात खून देते हैं तो फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए दुनिया भर में लोग खुद से जाते हैं अतियात खून दे, अपनी रिमाइंडर लगाए हैं मोबाइल पे, अपने सेट करते हैं, 3-4 माह बाद जाके ब्लड दे आते हैं। हमारे यहाँ जो हमें जाना पड़ता है चौकों, चौराहों पे, कॉलेज में, जेलों में अतियात खून के लिए। बड़ा मैं इस चीज पे होती हूँ कि अगर किसी पेशेंट को खून की जरूरत पड़ भी जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप मतलब एक अगर आपको फौरन खून नहीं मिल रहा तो आप हर तरफ फोन घुमा रहे होते हैं कि कोई ऐसा बंदा अवेलेबल हो जाए जो आपको खून दे जाए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आकर खून का अतिया देते हैं। अदरवाइज मोस्टली होता है कि लोग अवॉइड करते हैं। जी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। हमारे यहाँ भी रुझान नहीं हो सका। सिर्फ देखिए अक्सर हमें ऑपरेशन थिएटर से हमें कॉल्स आ रही होती हैं, मुल्तान भर के जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं यहाँ से हमें कॉल आ रही होती हैं कि हमें जो है ऑपरेशन थिएटर में रेडी है या हो रहा है, हमें ब्लड चाहिए, किल्लत हो रही है, ब्लड ज्यादा बह रहा है। तो इतनी मुश्किलात हैं। उस टाइम आप अंदाजा लगाएं कि आपका जो है पेशेंट वो डेथ बेड पे ही है, इस टाइम सर्जरी की चल रही है, चीर फाड़ उसकी हो चुकी है, एनेस्थीसिया मरीज को दिया जा चुका है, उसका टाइम है एनेस्थीसिया का, घंटा 2 घंटे जो उसकी सर्जरी है, उसकी दौरान उसको टाइम ब्लड को ना मिला, जब उसको होश आएगा पेशेंट को तो उसकी बड़ी अमावात भी हो सकती हैं। तो अक्सर हमारे यहाँ पाकिस्तान भर में जो है लोगों की अमावात भी हो जाती हैं। रोड हादसा भी दूसरा हमारा चैप्टर है, हम रोड हादसा पे काम कर रहे हैं ट्रैफिक के हवाले से। उसमें अगर देखें कि गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों में जो है 3 धमाके हुए और उसमें 4 लोग हलाक हुए और 24 लोग जख्मी हुए। इसकी आवाज पूरी दुनिया के मीडिया में गूंजी। क्या सिर्फ 3 धमाके, 4 लोग फौत हुए और 24 लोग जख्मी हुए। अच्छा, इसके बरस क्या हुआ, इसी 2 हफ्तों में 300 अफराद रोड हादसात में हलाक हो गए, हजारों लोग जख्मी हो गए, कितने ही लोग खवातीन जो है बेवा हो गई, यतीम बच्चे हो गए, उनका माशी उसका तख्ता निकल गया उसका, वो बेड पे आ गए, माजूर हो गए, डिसेबल हो गए। जो किताब अभी आपने स्टार्ट प्रोग्राम में दिखाई थी, शेख साहब ने लिखी, नासर भाई ने, उसमें बिखरे ख्वाब में हमने यही बताया हमने कि बिखरे ख्वाब में जो है जो लोग तेज चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते और लाइसेंस नहीं लेते, ऐसे रोड वायलेशन कर रहे होते हैं, जब रोड हादसा के शिकार होते हैं तो वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं,
या बेड पे आ जाते हैं, वो अपना पैम्पर भी उनके पेरेंट्स उनका उतारते हैं, यूज करते हैं, उनको खाने पीने के मुताज, इकोनॉमिकली सोशली मुताज, और वो डिसेबल हैं। कितनी हजारों केसेस हैं इस सिर्फ जुनूबी पंजाब में, पाकिस्तान में तो लाखों केसेस हैं। अब कभी आप आर्थो वार्ड में जाएं, वहां देखें आप कि लोग जो हैं सिर्फ तेजी रफ्तारी की वजह से, चंद सेकंड चंद मिनट की थी ना, आप तो इतना बिजी नहीं है, इतनी बड़ी मैशत हमारी कि आपने संभाली हुई है, आप नहीं जाएंगे तो आपको लाखों का नुकसान हो जाएगा आपका। कि धेले की कहते हैं आमदनी तो वो टाइम नहीं। अच्छा, ये वाकई हमारे रोड हादसात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक तो लोगों को इतनी जल्दबाजी होती है, मुझे समझ नहीं आती। आपने टाइम पे पहुंच ही जाना है, लेकिन ऐसी क्या जल्दबाजी है, स्पेशली जो मोटर बाइक पे लोग होते हैं और इतना तेज बाइक चला रहे होते हैं, इवन की फैमिलीज भी बैठी हुई होती हैं, तो वो इस चीज की परवाह नहीं कर रहे होते कि हमारे साथ फैमिली भी है या हमें कोई नुकसान भी पहुंच सकता है, और वो गाड़ियों के बीचों बीच इस तरह बाइक चला रहे होंगे जिस तरह पता नहीं क्या ऐसी इमरजेंसी होती है। मैम थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, बात मैंने काट दिया आपकी। इसमें फैमिली भी क्राइम की बराबर की ज्यादा शरीक है। एक खातून है, बुजुर्ग खातून है, उसने बच्चा जो चलाने वाला है वो छोटा सा बच्चा 8-10 साल का बच्चा है। उस खातून को ख्याल करना चाहिए कि मैं अपनी भी जान रिस्क पे ले रही हूँ, मैं इस बच्चे की जान रिस्क पे ले रही हूँ मैं। वो बच्चा, उसके पाँव भी प्रॉपर नहीं लग रहे होते। अच्छा, ये आपने अभी, मैंने कल की ही बात है, मैं जैसे यहाँ से ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रही थी, तो क्योंकि स्कूल के बाद जो है वो बच्चे जा रहे होते हैं, और अभी बच्चे वाकई छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बाइक चला, और इवन उन्होंने अपने साथ साथ 2-2, 3-3 बच्चियां और अपने सब बहनें बिठाई हुई हैं और बिठा के वो चला रहे। मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा देखें इतनी इनकी कम एज है, लेकिन इनको अभी से जो है वो बाइक चलाने का इतना शौक है। ये बच्चे घर से ही आए हैं ना, पेरेंट्स ने भेजा। अब वो स्कूल इस तरह वो एक टाइम होता था ना साइकिल पे जाने वाला, वो उन्होंने खत्म करके बाइक पे आ गए हैं कि बाइक पे जाना है, अदरवाइज बाइक नहीं देंगे तो फिर हम स्कूल नहीं जाएंगे। ये भी बच्चों की बड़ी जिद है। और यहाँ पेरेंट्स का ये भी होता है कि अगर कॉल करें बच्चों को, कहाँ पे हैं फला, अच्छा जल्दी आए, मतलब ये उन्हें ना कहें, उन्हें कहें भी बेटा आप आराम से आना, चलो ये काम भी कर। हम फौरन से फोन पे कहते हैं जी जल्दी आओ, आप कहाँ पे हैं, जल्दी घर आए। वो तो बस वो जो बात होती है वो माइंड में ऐसे रहती है कि अच्छा मैंने अब जल्दी जाना है, तो जल्दी की चक्कर में जो है वो आप किसी भी तकलीफ में जो है वो पड़ सकते हैं, बजाय कि आप दूसरों को भी तकलीफ दें और अपने आप को भी तकलीफ दें। तो बेहतर है कि कोई बात नहीं, 5 मिनट देर से पहुंच जाएंगे तो कोई बात नहीं, डांट पड़ जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी बुरे हादसे से बच सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, जिस तरह अभी स्कूल की भी बात कर रहे थे, आपसे जानेंगे कि स्कूल आपका रजिस्टर्ड है? क्या जिस तरह अभी जो है स्कूल की इम्तिहानात होते हैं, उस हवाले से बोर्ड के इम्तिहानात जिस तरह आपने बताया कि प्राइमरी तक है, तो 5th के जो पेपर्स होते हैं वो बोर्ड के होते हैं, तो रजिस्टर्ड है आपका स्कूल? हमारा ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर है, तो उसके अंडर ये स्कूल चलता है। अच्छा, ये सब आपका, अभी आपने जो है प्राइमरी तक इसको रखा हुआ है। आगे अब प्लान है आपके कि आपने इसको आगे लेके चलना है? और हमारा ये है कि वो बच्चियां जो जिनके पेरेंट्स उन्हें नहीं पढ़ाते, अब वो बजाय इसके कि अपनी मदर्स के साथ, क्योंकि मेरे पास जो ज्यादा लोकेलिटी है वो है जो मतलब हमारे घरों में जो खवातीन जो मतलब वो भी वर्कर्स हैं जो घरों में आती हैं, हमारी हेल्पर्स जो हैं, वो उनके बच्चे हैं मेरे पास। अच्छा, ठीक। तो वो सुबह मॉर्निंग में अपने काम पे जाते हुए अपने बच्चे मेरे हवाले कर सकते हैं। तो वापसी पे वो मतलब उनकी सारी ग्रूमिंग करना वो सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन मदर्स के पास तो वो तो बेचारी डे नाइट की वो है ना कि उन्होंने आगे जवाब देना है, अपने काम करने हैं। और ज्यादा वहाँ उस एरिया का ये भी इश्यू है कि जो मतलब फैमिली में बैलेंस नहीं है कि जो फादर हैं वो कुछ नहीं करते। अच्छा, ये बेरोजगारी क्योंकि हमारे यहाँ पर मुल्क में बहुत ज्यादा आम है, तो जो हमारे जिस तरह मेड वगैरह हमारे घरों में काम कर रही थी, मोस्टली उनका यही शिकायत सुनने को मिलती हैं, क्योंकि अपने बच्चों को भी पाल रही होती हैं और फिर वो घरों में काम भी कर रही होती हैं। तो ये उनका क्या है, जो हमारे हस्बैंड्स हैं या तो वो नशे में पड़ गए हैं, वहाँ एडिक्टेड हैं, और उसके बाद वो बेचारियां जो है वो घर से बाहर निकल कर घरों में काम भी कर रही होती हैं। देखिए ना, उन फैमिलीज, उन माओं को फिर बच्चों की एजुकेशन से फिर वो थोड़ी सी उनके लिए ट्रैक्स चेंज हो जाते हैं कि उन्होंने घर का पूरा करना है। जब एक पे सिंगल पेरेंट हो जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हो जाए, और वो फीमेल भी हो, उसने घर भी देखना, उसने बाहर भी देखना हो, फिर उसे बच्चों की एजुकेशन से वो थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे स्कूल की मदर्स हैं वो अब बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, उन्हें अब अवेयरनेस आ गई है कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा, फिर आपने टीचर्स वगैरह भी आपने रखी हुई होंगी, फिर उनके भी एक्सपेंस होंगे। एक बच्चे पे कितना एक्सपेंस आ जाता है? मोस्टली क्योंकि हमारे हैं 100 बच्चे हैं, तो हम मेरे पास तकरीबन 8 टीचर्स हैं।
अच्छा जी, तो वो उन क्लासेस को, मुख्तलिफ क्लासेस को वो देखती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ। और क्योंकि हम फैमिली की तरह काम करते हैं, मतलब मैं उनके लिए कोई वो ये नहीं होता कि मैं अगर ना भी हूँ तो वो मेरा सिस्टम सारा वो रनिंग में रखती हैं जी। और हमारा फिर ये है कि शाम में जो बच्चियां हैं जो मेरे से 5th कर चुकी हैं और वो बजाय इसके कि अपनी मदर्स के साथ किसी के घरों में जाएं, तो उनके लिए हमने शाम का एक स्किल सेंटर बनाया हुआ है। अच्छा। कि वही बच्चियां शाम को हम उन्हें थोड़ा सा वो कटिंग वगैरह सिखाते हैं कि वो अगर कहीं नहीं जाएं तो अपने घर में बैठ के एक बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार कर सकें। सही जी। अच्छा, आपसे जानेंगे अजहर कि जो अभी आपके बच्चे को तमगा इम्तियाज भी मिला है, उसके हवाले से जानेंगे कि सदर पाकिस्तान जो है वो हाउस आलमी तकरीर जो की है उन्होंने, उसके हवाले से बताइएगा। जी मैम, ये लास्ट टाइम भी बात हो चुकी है यहाँ पर। हमने जब लास्ट टाइम यहाँ रोही पे आए तफसील से मैं थोड़ा मुझसे उसको रिव्यू ले लेता हूँ मैं। थैलेसीमिया का एक बच्चा था जो इसकी उम्र 23 साल थी। ठीक है। जो 23 साल से ब्लड लगवा रहा था हमारे पास। अच्छा। डिफरेंट मराकज में, मेलसी से लेकर मुल्तान से लेकर हमारे तक। तो उसको जनाब 2019 में उसकी सिलेक्शन हुई पूरे पाकिस्तान के 2.5 लाख बच्चों में। अच्छा। उसने थैलेसीमिया का आलमी दिन था, वो उसने प्रेसिडेंट हाउस में स्पीच की। ठीक है। मैं उसके साथ गया, उसने स्पीच की। रमजान का पहला हफ्ता था। ठीक है। 2019 था। अच्छा, अल्लाह का करना ये हुआ कि उस बच्चे की स्पीच बड़ी इमोशनल, जज्बाती थी। पूरा हाल जो है खचाखच भरा हुआ था मेहमानों से, डॉक्टर से, पेरेंट्स से, लोग आए हुए थे, इंटेलेक्चुअल्स लोग। तो सब लोग आबदीदा थे उसकी तकरीर सुन के, जो उसने अपने हालात वाकयात बताया, जिनको इशूज हैं इनके जो इकोनॉमिकली, सोशली सारा। तो थोड़ी स्टोरी भी बताना भी चाहूँगा उसकी वालदा जो उसने बताई बच्चे ने वहाँ स्टेज पे। उसने बताया कि मेरी पेरेंट्स की जब शादी हुई तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ हमारे यहाँ, मेरे एक भाई एक बहन फिर पैदा हुई, फिर एक भाई, तीनों थैलेसीमिक। अच्छा। तो मुझसे पहले 3 बहन भाई थैलेसीमिया के थे। हम लोग कराची जाते थे ब्लड लगवाने। अच्छे भले हम लैंडलॉर्ड थे, माशी लिहाज से स्ट्रॉन्ग थे। ठीक। तो उनके पेरेंट्स को जो है 8, 9, 10 लोगों का टोला बनाना होता था, उनको राशन देना होता था, उनको और इंसेंटिव देने, उनको लेकर कराची फातमी ईद के लिए ब्लड लगवाने जाते थे वो लोग। यूँ आना, अब एक ब्लड लगवा कर आए बच्चे को, अब दूसरे की बारी आ गई, नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक तीसरी की बारी आ गई। यूँ करते करते घर का उनका सामान, उनकी जमीन उनकी बिकना शुरू हो गई। और चौथा 3 बच्चे उनके बहन भाई फौत हो गए, उनके वालिद साहब फौत हो गए, उनकी वालदा, ये हालात आगे घरों में काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। उनकी वालदा मायदा ने अभी भी मौजूद है, वो मेलसी में होती हैं। अच्छा। बच्चा तो फौत हो गया वो। तो उसकी अम्मी ने जो है बताया कि मैं घरों में काम, बच्चे की डेथ हो चुकी है। बच्चे की डेथ हो गई। वो ऐसी हुई कि 2019 में से जब आलमी दिन था, स्पीच कर रहा था प्रेसिडेंट हाउस में रमजान के पहले हफ्ते में, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब चाय पे बैठे हुए थे। तो 2 हफ्ते के बाद उसकी डेथ हो गई। आरिफ अलवी साहब भी आबदीदा थे, रो रहे थे। तो जो उसकी डेथ हुई तो फौरी वो PTV पर आए, उन्होंने बयान दिया और काफी मुतअद्दिद बार मीडिया पर उन्होंने बताया कि मेरे प्रेसिडेंट हाउस में एक बच्चा आया था, उसने स्पीच की थी। उसके भी मैं हसार से निकले, उसके सदमे से मैं बाहर नहीं आया कि उसकी डेथ हो गई। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, इस कुताही का एतराफ़ करता हूँ। बतौर सदर पाकिस्तान हम सब की कुताही हमसे हुई है, तो हम तमगा इम्तियाज़ का अनाउंस करते हैं। तो उसकी वालदा और मैं गए थे प्रेसिडेंट हाउस से, तमगा इम्तियाज़ हम लोग लेकर आए थे। अच्छा। तो ये उसके हालात थे वालदा के। मतलब इस तरह काफी एक ही फैमिली में इस तरह काफी सारे बच्चे हैं जी, जो मेरे ख्याल में तीनों, या अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं, तो उनमें सब में ये बीमारी आ रही है। जी बिल्कुल ऐसा। तो अब इसका इलाज क्या है? अभी इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है? जी जी बिल्कुल। इसके दुनिया भर में, आपको सवाल किया था आपने, मैंने सॉरी, दुनिया भर में ये इशू है था, लेकिन उन्होंने ग्रिप कर लिया। शादी से पहले टेस्ट, आपने शादी करनी है तो आपने शादी के कार्ड प्रिंट नहीं करवा सकते जब तक आप वजारत सेहत जाके अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवा के नहीं आएंगे। मतलब इस तरह इसका इलाज मुमकिन है, ये पॉसिबल है। जी पॉसिबल कर सकते शादी से पहले टेस्ट करवा लिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपने नहीं, हमारे यहाँ तो हमें गालियां पड़ती हैं जब हम कहते हैं कि टेस्ट कराओ शादी से पहले। वो कहते हैं हमारी बेटी पे शक कर रहे हैं आप, हमारे बेटे पे शक कर रहे हैं आप कौन होते हैं? अच्छी भले में सुननी पड़ती है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमारे माशरे में होती हैं। उसका मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको रोहित एयर 10 में खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है थैलेसीमिया पर और स्कूल के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि किस तरह इनकी जर्नी रही, किस तरह ये बच्चों को पढ़ा रही हैं। अच्छा, ये जज्बा भी होना बड़ा ज़रूरी है हर इंसान में। मैं कहती हूँ आप अगर कोई छोटा सा काम भी कर रहे हैं, उसमें नेकी का और अल्लाह की राह में अगर आपने हिस्सा लेना है
तो आपको ये छोटे छोटे काम करने चाहिए, हिस्से लेने चाहिए, जिम्मेदारियां आपको जो आपके हिस्से की हैं वो पूरी करनी चाहिए। अच्छा, आप शाम में भी क्लासेस देती हैं या सिर्फ जस्ट सुबह की क्लासेस होती हैं स्कूल में? जिक्र किया ना कि सुबह तो स्कूल होता है, तो शाम में वो बच्चियों के लिए एक स्किल सेंटर बनाया हुआ है। वहाँ एक टीचर है, मुख्तलिफ सिलाई मशीनें हमने रखी हुई हैं, तो वो बच्चियाँ आके वहाँ पे वो सिलाई सीखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चियाँ जो पहले माओं के साथ जाती थी, अब वो बाकायदा से घर में बैठ के एक आराम से जो लॉन का सूट है वो मतलब वो सी रही हैं, वो अर्निंग कर रही हैं। चलें, ये भी अच्छी बात है कि तालीम के साथ साथ आपके पास हुनर होना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हाँ। तो इसलिए अच्छा है कि स्किल्स की तरफ भी थोड़ा सा देखा जाए। और ये बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेंटर की कितनी बच्चियां हैं जो अब वो खुद से सिलाई करते हैं, जो एक नॉर्मल सा लॉन का सूट होता है वो सी के और वो अपनी आराम से पॉकेट मनी बना लेती है। सही है, चले ये अच्छी बात है। मैं कहती हूँ तालीम के साथ साथ वाकई हुनर आपके पास मौजूद है तो आप कहीं मार नहीं खा सकते। जी बिल्कुल। कहीं अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है और अगर आपके पास हुनर है तो आप उस हुनर को इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ का जो एक सर्कल है उसको चला सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, आप खुद क्या करती हैं इसके अलावा? बस मेरा घर है, बच्चे हैं, तो उनकी लुक आफ्टर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां बड़ी कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, कि सुबह शाम मैंने ज़ाहिर टाइम देना होता है वहाँ पे, तो उन्हें बड़ा मेरा ख्याल होता है कि अब मामा आई हैं तो इनकी थोड़ी सी जो जितनी उनकी हेल्प हो सकती है वो मेरी डेली हेल्प करती हैं। तो बेटियों का वैसे माओं के साथ बड़ा ना एक प्यारा रिश्ता होता है। सुबह बेटी मुझे कह रही थी, मामा मेरा नाम जरूर लीजिएगा, मैं आपकी बहुत हेल्प करती हूँ। मेरे नाम बता दें। जना का, फातिमा, आमना, मतलब तीनों बेटियां। हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह। 3 बेटियां हैं सिर्फ आपकी? जी और 2 बेटे हैं मेरे। अच्छा, माशाल्लाह। तो मतलब बेटियां ज्यादातर, बच्चे हैं वो जरा थोड़े से। अच्छा, मैं नहीं समझती, बेटे थोड़ा सा होता है ना वो आप बाहर का काम कर लिया, देख लिया। जो बेटियां होती हैं वो आपका एक तो माँ के साथ उनका एक बॉन्डिंग जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती है। आप अपने कोई भी मसले इश्यूज हो वो आप सिर्फ अपनी माँ के साथ डिस्कस कर सकती हैं बेटियां। तो ये वो जो रिश्ता है तो केयर भी फिर डबल हो जाती है। माँ के साथ प्यार और केयर और काम करवाना, हेल्प करना। तो अब हम देखिए, हम इस स्टेज तक जब तक डेली अम्मी से बात ना हो जाए तो हमें ना वो लगता है कि आज कुछ काम अधूरा है ना, हमारी जिंदगी में कुछ वो थोड़ा सा है। तो इसी तरह अभी तो वो बच्चियां हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी मेरा जो अपना घर की रूटीन लाइफ होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन इस चीज़ को मैनेज करना, वो ज़ाहिर पहले तो हर काम में थोड़ी सी आपको हर्डल्स आती है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जिसने काम करना हो ना फिर वो हार नहीं मानता। आपके हस्बैंड ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उनकी सपोर्ट के साथ ही तो मैं ये काम कर सकती हूँ ना। उनकी सपोर्ट है उन्हें, तो मैं अपना ज़रा अगर घर में थोड़ा सा वो हो जाए कि मैं घर को ना देखूं तो ज़रा बाकी फिर हस्बैंड ने उसे मैनेज करना है। चलें, ये अच्छी बात है कि अगर आप इस तरफ बिजी हैं तो हस्बैंड जो है वो घर को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। वो बच्चों वो क्योंकि ये एक सुबह शाम की टाइमिंग्स होती हैं जो मैंने वहाँ स्कूल में देनी होती हैं, तो इसलिए फिर मेरा घर वो जब उनकी टाइमिंग्स ऑफिस से आते हैं तो वो देख लेते हैं। सही। अच्छा, आप सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो बुक लिखी है उसके हवाले से हमें बताइएगा क्या है? जी मैम, ये थैलेसीमिया किस चीज पर आपने लिखी? जी, बुक जो लिखी है हमने थैलेसीमिया पे, खून के अमराज के शिकार जो बच्चे हैं उनकी मैंने वार्ड में बैठ के जो है डायरेक्ट लाइफ कहानियां लिखी और उसको रिकॉर्ड भी किया, ऑडियो में, वीडियो में। उसमें हमने उनके दुखों का पोस्टमार्टम किया, हमने उनको समाजी, माशी, माशरती, इकोनॉमिकली, मेडिकली क्या क्या इश्यूज हैं। तो अक्सर वो सवाल जो आप करते हुए कभी वो आप दीदा हो जाते, कभी मैं आप दीदा हो जाता। तो उसमें हमने हाईलाइट्स किया, माशरे की बेइज्जती को भी बताया हमने, माशरे की अच्छाइयाँ भी बताई हमने कि क्या क्या है, इनको क्या इश्यूज हैं, इसके क्या मसाइल हैं, किस तरह इसकी रोकथाम करें। और पूरे पाकिस्तान की हमने जो इस किताब में डायरेक्टरी दे दी हमने कि आपने कहीं भी पाकिस्तान किसी भी शहर से ताल्लुक है आपका, ये वहाँ सेंटर है, मरकज उसका नाम है, वहाँ जाके अपना इलाज आप करवा सकते हैं आप। और हमारी भी मरकजी हेल्पलाइंस में दी हुई है। और पूरी किताब हमने जो है अपलोड कर दी फेसबुक पे। अल्लाह मैं सब्र करूंगी, कोई भी इसको पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है। इस किताब को शाया किया नेशनल बुक फाउंडेशन ने। ये किताब पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसमें हमने यही बताया कि जो खून के अमराज के मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, 2.5 लाख बच्चों की आवाज़ है। और हमें नहीं पता थी नन्ही सी किताब इतना अच्छा किरदार अदा करेगी कि हम प्रेसिडेंट हाउस तक चले जाएंगे, तमगा इम्तियाज भी ले आएंगे और हजारों बच्चों को लोग जो हैं गोद ले लेंगे। क्योंकि गोद लेने का मुराद ये है कि हम बच्चे कहते हैं बच्चों को स्पॉन्सर करें, या पतिया खून दें इनको या स्पॉन्सर करें बच्चों को, उनकी गोद ले लें, उनका एक्सपेंस उठा लें, बच्चों से आके पेरेंट्स से आके मुलाकात करें, जो बच्चा आपको पसंद है उनका माना। कितने बच्चे हैं?
हमारे पास 400 बच्चे हमने रजिस्टर्ड किए हुए हमने, अच्छा, और 150 बच्चे भी खड़े हैं, उनको भी हम रजिस्टर नहीं कर रहे हैं हम कि हमारे वसाइल नहीं है। लोगों को, आवाम को हम कहते हैं बच्चों को आके आप गोद लें, जो लोग बे औलाद हैं या जिनको अल्लाह ने माशी अस्ताद दी हुई है, उन बच्चों को गोद लें, उनका माहनामा खर्च उठाएं, उनका इलाज मालजा करवाएं। ठीक है, तो इस तरह कितने लोग आते हैं और ये गोद लेते हैं? क्या लोगों का रुझान है? कम कोरोना के बाद काफी ये रेशो जो है गिरी है, जो लोगों के इकोनॉमिकली इश्यूज आए हैं, लोगों के बिजनेस ड्रॉप हुए, तो काफी हम जो है डिस्टर्ब में बच्चे पे, इस टाइम हजारों बच्चे पूरे पाकिस्तान में मुंतजिर हैं, देख रहे हैं साबे सताद लोगों की तरफ, क्योंकि कुरान में अल्लाह पाक ने कह दिया कि तुम्हारे जान माल में, इसमें रिस्क में मैंने इनका हिस्सा रखा है मैंने। बिल्कुल। अब ये लोगों ने तवज्जो करनी है, गौर करना है उन्होंने, नहीं तो फिर वही होगा कि अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन जब लोग इकट्ठे होंगे तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, उसका मफहूम ये है कि मैं बेलिबास था, मैं बीमार था। तो लोग पूछेंगे अल्लाह पाक कैसे पॉसिबल है कि आप बीमार हों, बेलिबास हों? तो अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरा फलां बंदा तेरे पास आया था, वो बीमार था, तुम उसको अगर हाजत की करते तो उसको वहां मुझे पाते। मेरा एक बेलिबास बंदा तुम्हारे पास आया था, तुम उसको हेल्प करते तो मुझे वहां पाते। तो अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी तशबीह दे दी, इतना क्लियरली बता दिया कि जो बंदा आया है वो बंदा नहीं, मैं हूं। इससे बड़ी पढ़ के बात क्या है? फिर भी हमारे यहाँ लोग अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो अपना हैं नाम भी नहीं कहते, हमारा नाम भी नहीं लेना आपने, उन्होंने बच्चे गोद लिए हुए, बच्चों को केयर करते हैं, बच्चों को एहतियात खून देते हैं, फल बुक्स लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं। अच्छा, बच्चों का आपके साथ रहना और बच्चों के क्या रिएक्शन होते हैं? जाहिर सी बात है कि वो बीमारी से भी फाइट कर रहे हैं, हालात को भी देख रहे हैं, ऐसे बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा हसास। और मैं समझती हूँ कि मैं तो खैर पे अभी मुझसे बात कर रहे थे, मैं कहती मैं ऐसे बच्चों को फेस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उनकी अपना एक दुख होता है, उनकी अपनी एक फीलिंग्स होती हैं जो आप शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। जी ऐसा बिल्कुल है। ये बड़े बच्चे ना हसास होते हैं, थोड़ा सा हमें ख्याल भी करनी है इन बच्चों के साथ, किस तरह ड्रेस करना है, बात करना है, क्योंकि उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर अक्सर बच्चों के ना बॉडी की जो फिजिक है, चेहरा है, बॉडी है, वो चेंज हो जाती है। यानी कि दांत बच्चों के कुछ के बाहर आ जाते हैं, कुछ की हड्डियां ऐसे हो जाती हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, पेट बड़ा हो जाता है, हाइट बड़ी नहीं होती, रंगत पीली रहती है, ब्लैक रहती है। तो इन बच्चों को ना लोग देखते हैं, शोदा बीमार थी, क्या थी, देखो क्या है, तो हमें तीमारदारी भी करना नहीं आती, एड्रेस करना भी नहीं आता, ऐसा ना किया करें। रवैये जो है ना वो बड़े आपको तो बच्चे ऑलरेडी डिस्टर्ब होते हैं, इकोनॉमिकल लेवल पे, सोशल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पे। बड़े कम लोग हैं बच्चे जो बड़े स्ट्रॉन्ग बोल्ड हो जाते हैं, ज्यादा बच्चे डिप्रेस रहते हैं, गुफ्तगू नहीं करते, बातचीत नहीं करते, हमारे रवैयों की वजह से। फिर वो देखते हैं ऑल टाइम पेरेंट्स जो है फोन कर रहे हैं, फोन के लिए वहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, लोगों को हेल्प का कह रहे हैं, मैंने इंजेक्शन लेना है, दवाई लेनी है। 30-40 हज़ार का इलाज एक बच्चे पे एक्सपेंस करना, और एक घर में 2 बच्चे हों, बीमार बच्चे हों, हम तो राशन के मसाइल में फंसे हुए हैं लोग, उसका इलाज कहां से करवाएंगे? 30-40,000 मिनिमम एक बच्चे का पर मंथ का उसको चाहिए, वो कहां से लें? लोग सड़क पे आ गए। बिल्कुल। अच्छा जी, ये टॉपिक ऐसा है जिसपे हम बात करें तो बहुत ज़्यादा, लेकिन लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज़ ऐसे बच्चों के पास जाएं और उनका ख्याल रखें और खून का अतिया जो है वो लाजमी दें। कोई एंड में मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है? जी बिल्कुल, मैसेज मैंने देना है। एक कुछ बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं आपका, मैं नाम देना चाहूंगा। फिजा बच्ची है बी पॉजिटिव, वो आपका मुंतजिर है, आप तशरीफ लाएं। इस तरह मोहम्मद रिहान है ओ पॉजिटिव है। इस तरह राफिया बच्ची है ओ पॉजिटिव है। राबिया बच्ची है ओ पॉजिटिव है। रिफत है ओ पॉजिटिव है। अली हमजा है ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव है रहमीन फातिमा। इस तरह रिफत है ओ पॉजिटिव, राबिया है ए पॉजिटिव, महरूशा है ओ नेगेटिव, जैनब है बी पॉजिटिव। इस तरह ये तवील देखिए लिस्ट पड़ी हुई है, मैं इस पे शुरू हो जाऊं मैं तो मैं नहीं बता पाऊंगा मैं। अच्छा, जाहिर सी बात है जितने भी ये बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि ये बच्चे आपके लिए मुंतजिर हैं, आप जाएं, लाजमी इन बच्चों को खून का अतिया दें ताकि आपके एक खून अतिया देने से किसी की जान बच सकती है और उसकी ढेरों दुआएं जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। अच्छा, जिस तरह हम नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे, वो मिलना कितना मुश्किल हो जाता है? उसके लिए तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। वो लाखों में चंद लोग होते हैं और उनके नखरे भी काफी जाता है। कोई अगर ओ नेगेटिव सुन रहा है तो काफी वो उनको प्रेशर बड़ा होता है उनको, क्योंकि नेगेटिव जो ग्रुप ओ नेगेटिव है ये सबको लग जाएगा। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल है, इंटरनेशनल, ये बड़ा अच्छा डोनर होता है ये, लेकिन मसाइल हैं, बिल्कुल ये नहीं मिलता, ये मिलता नहीं है, रेयर मिलता भी है तो कम ये लोग देते, खुद बीमार रहते हैं ये, चूंकि इनको जो है लोग बहुत ज्यादा इनका ब्लड लेते हैं इनका। एक ओ नेगेटिव है
उसको हर 3-4 माह के बाद लोग फोन कर रहे होते हैं, अफसोस गरीब फोन सिम चेंज कर लेता है, नंबर अपना बंद करता है, उठाता नहीं है, उसमें प्रेशर से बहुत ज्यादा है उस पर, देने वाले कम है, अकेला वो गरीब क्या करे, वो कितना करेगा, साल में 1 बार 2 बार 3 बार उसमें तो 6-7 बार लोग कहते हैं ब्लड दें, लेकिन आपको ब्लड 3 से 4 माह के बाद देना होता है, हर महीने ब्लड नहीं देना होता, अक्सर लोगों को नहीं पता होता, तो ब्लड जाके दे आते हैं। तो ये नहीं करना आपने, 3 से 4 माह के बाद हमारे ब्लड की जो एज है सेल्स की वो 90 डेज से लेकर 120 डेज तक है, उसमें हम ब्लड दे सकते हैं। नहीं देंगे तो ब्लड आपको ज़ाया हो जाएगा, देंगे तो किसी के काम आ जाएगा, किसी की जान बच जाएगी। अच्छा, और इस तरह पॉजिटिव तो आपको मिल जाते होंगे? आजकल कुछ नहीं मिल रहा, आजकल कतरे कतरे को बूंद बूंद को तरस रहे हैं बच्चे, मौजूद हैं, सुबह 9 से रात 9 तक कभी भी आप आ सकते हैं। गूगल पे सर्च करके अगर आपको एड्रेस नहीं मिलता, अल रहीम रोड, निश्ता रोड पे केयर एंड केयर फाउंडेशन लिखेंगे, हम तक आप पहुंच पाएंगे। आप ठीक है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी? जी, बस क्या मैसेज देना चाहेंगी? हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। यही कि अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में दूसरों का ख्याल करें, कहीं किसी को किसी भी तरह की कोई मदद की ज़रूरत है, किसी का इंतज़ार ना करें कि कोई आएगा और आके शम्मा जलाएगा। जो आपके पास कुछ पड़ा है उसे ही जला दें, क्या पता वो सराउंडिंग में उसी से थोड़ी सी रोशनी हो जाए। बिल्कुल, जिस तरह देखिए ना, मेरा इलाका था, उन बच्चों की प्रॉब्लम से मैं देखती इन्हें कहाँ लेके जाऊँ, मैंने अपने घर में ही स्टार्ट कर दिया। फिर देखिए दिए से दिया जलता गया, सारी फैमिली इन्वॉल्व हो गई, और अब उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम दे रहे हैं, उन बच्चों को हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनको हम एक अच्छा शहरी बना रहे हैं। तो इसलिए हमारे मुल्क में अपने बारे में ना सोचें, बस मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबके बारे में, अपने बारे में सोचने के लिए आप किसी पे छोड़ दें। जो आपका है, जो आपके साथ है हर वक्त, वो आपके बारे में जरूर आपका ख्याल करेगा। आप थोड़ा सा दूसरों के बारे में सोचें और दूसरों का ख्याल करें, देखिएगा आपका ख्याल उससे बेहतर होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। वो बात आपकी बहुत अच्छी है कि अपने लिए जीना तो बड़ा आसान है, आप जीते भी हैं, लेकिन दूसरों के लिए जब आप जीना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको खुद को कितनी खुशी महसूस होगी और कितनी आसानियां होती जाएंगी आपकी लाइफ में। हम जो आम रूटीन में हम देखते हैं बड़े परेशान नजर आते हैं। अच्छा, मैं अब ये एक चीज़ देख रही हूँ, जो हमारा एक अल्लाह के साथ जो एक ट्रस्ट वाला है ना, कि एक भरोसा, नाउमीद बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो नाउमीदी को जो है वो हमने कम करना है और खुशियों को फैलाना है, ताकि वो एक उम्मीद की किरण जो है वो जलती रहे। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, और इसके साथ ही नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।